हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू एसओआईसी। तो आज के इस बिजनेस एनालिसिस में हम लोग एक इंडस्ट्री का एनालिसिस करेंगे विच इज़ अ रिसेशन प्रूफ इंडस्ट्री। तो रिसेशन प्रूफ इंडस्ट्रीज क्या होती है? यूजुअली ऐसी इंडस्ट्रीज जहाँ पे डिमांड इनइलास्टिक हो। माने कि अभी जैसे ईरान इसराइल यूएस की वॉर चल रही है, तो काफ़ी सारी इंडस्ट्री के ऊपर इनपुट कॉस्ट मटेरियल का इम्पैक्ट आ सकता है। एंड काफ़ी बारी क्या होता है कि कंजम्पशन फॉर नियर टर्म डिस्ट्रॉय हो जाती है, बिकॉज लोग अनसर्टेन हो जाते हैं, राइट? एंड अनसर्टेनिटी में लोग खर्चा अपना रिड्यूस कर लेते हैं, यू स्टार्ट स्पेंडिंग लेसर ऑन गुड्स। तो एक जो हम इंडस्ट्री की आज बात कर रहे हैं, इट डिस्प्लेज साइंस ऑफ बीइंग अ रिसेशन प्रूफ इंडस्ट्री। एंड इस इंडस्ट्री का अगर हम अभी टेक्निकल चार्ट भी देखते हैं, तो टेक्निकल चार्ट भी देखेंगे तो हम यहाँ पे बात करें निफ्टी फार्मा इंडेक्स की, तो आपको दिखेगा कि इट इज फॉर्मिंग अ फ्लैट बेस्ड फॉर्मेशन। फ्लैट बेस्ड फॉर्मेशन का मतलब कि ऐसी मार्केट में जो मार्केट गिर रही है, इनका चार्ट ज़्यादा गिर नहीं रहा है इस इंडेक्स का, विच मीन्स कि दिस सेक्टर इज रिलेटिवली आउट परफॉर्मिंग रेस्ट ऑफ द मार्केट एट द मोमेंट। एंड जो ब्रॉडर इंडिसेस है उसमें भी अभी ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं है ऑफ निफ्टी हेल्थ केयर कंपनीज। तो जब हम हेल्थ केयर की बात करते हैं, एंड हेल्थ केयर क्यों एक रिसेशन प्रूफ इंडस्ट्री है, इसका एक आंसर तो आप सभी सोच सकते हैं। एक सिंपल रीज़न क्या है कि इसकी जो डिमांड है इन इलास्टिक रहती है। जो बंदा बीमार है उसको तो रिगार्डलेस दवाई पे खर्चना ही पड़ेगा या हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा। तो वहाँ से थॉट प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो जब हम हेल्थ केयर इंडस्ट्री लेते हैं, तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी काफ़ी सारी वैल्यू चेन्स हैं। एंड हम देखेंगे इस वैल्यू चेन में मोस्ट इंटरेस्टिंग कंपनीज कौन सी है और फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेसेस कौन से ऑपरेट करते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू चेन्स अगर हम खोल के देखते हैं, तो पहली पार्ट ऑफ द वैल्यू चेन जो इंडिया के अंदर लास्ट 6-7 ईयर्स में मेजर वे में क्रिएट हुआ है, इज द हॉस्पिटल बिजनेसेस। तो हॉस्पिटल बिजनेसेस हमने इस चैनल पे 2021-2022 में भी कवर करे हैं। एंड हॉस्पिटल बिजनेसेस में क्या होता है कि हॉस्पिटल बिजनेसेस भी अब दो तरीके के हॉस्पिटल्स आ गए हैं। इंडिया में भी एक बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रही है। एक तो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं, तो हॉस्पिटल्स लाइक अपोलो हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल्स लाइक नारायण हृदयालय। सो ऑल दीज आर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट मिलता है, राइट? यहाँ डिफरेंट डिफरेंट जो स्पेशलिटीज़ हैं उसके लिए ट्रीटमेंट देते हैं। जैसे यहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट भी होंगे या फिर न्यूफ्रोलॉजिस्ट भी होंगे, राइट? यहाँ पे बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं उनका ट्रीटमेंट इस हॉस्पिटल में होता है, विच इज़ अ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। देन देयर आर दी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। सो दिस इज अ न्यू ट्रेंड दैट इज इमर्जिंग। तो ऑन्कोलॉजी फोकस देखेंगे तो सिर्फ एक एचसीजी होएगा, राइट? अगर आई केयर फोकस देखेंगे तो डॉक्टर अग्रवाल आई केयर होएगा। अगर किडनी फोकस हॉस्पिटल देखेंगे तो न्यूफ्रोलॉजी हेल्थ केयर करके एक रिसेंटली एक बिजनेस लिस्ट हुआ है। इट्स अ कंपनी दैट इज गोइंग वेरी फास्ट। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल्स। तो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स भी आ रहे हैं। जैसे अगर चिल्ड्रन केयर हॉस्पिटल देखेंगे तो बेसिकली एक और हॉस्पिटल होगा बाय द नेम ऑफ रेनबो चाइल्ड केयर, राइट? सो दिस इज ऑल्सो ट्रेंड दैट इज इमर्जिंग कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स भी लिस्ट हो रहे हैं। तो इनमें जाके हम देखेंगे बाद में कि फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज कौन सी है। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट पे, दैट इज द बेसिकली डोमेस्टिक फार्मा इंडस्ट्री इन इन इंडिया राइट नाउ। तो अगर हम डोमेस्टिक फार्मा इंडस्ट्री देखते हैं इंडिया में, तो इंडिया में डोमेस्टिक फार्मा इंडस्ट्री 7-8% पे ग्रो करती है, विच इज इन लाइन विद द जीडीपी ग्रोथ रेट। बट अभी रिसेंटली डोमेस्टिक फार्मा इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट एक्सेलरेट हो रही है। माने जनवरी मंथ में और फरवरी मंथ में 11 to 12% की ग्रोथ आई है। एंड यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। क्या इंटरेस्टिंग ट्रेंड स्टार्ट हुआ है कि इंडिया के अंदर जीएलपी-1 ड्रग्स लॉन्च हो रहे हैं। जीएलपी-1 ड्रग्स आर द वेट लॉस ड्रग्स व्हिच आर गेटिंग लॉन्च्ड इन इंडिया राइट नाउ। एंड वेट लॉस ड्रग्स की जो मार्केट है इंडिया में लास्ट ईयर कंप्लीटली इंपोर्टेड थी। माने जो इलाई लिली और नोवो नॉर्डिस्क है वो कंप्लीटली यहाँ पे इंपोर्ट हो रहे थे। ड्रग्स लाइक वेगोवी, ड्रग्स लाइक ओजेम्पिक, ड्रग्स लाइक मॉन्जारो। तो अभी इंपोर्टेड ड्रग मार्केट में 85% मार्केट शेयर मॉन्जारो का है, विच इज ट्राइजिपाटाइड। एंड सिमाग्लूटाइड विच इज अ ड्रग बाय द नेम ऑफ वेगोवी, जो वर्ल्ड में काफी फेमस है, उसका इस टाइम पे इंडिया के अंदर पैटेंट 21 मार्च को एक्सपायर हुआ है। तो जस्ट इन लास्ट 1 ईयर व्हेन इन स्पाइट ऑफ दिस like being imported, what do you think is the size of this market? The size has reached to 1500 crores. एंड इंडिया में बेस्ट सेलिंग ड्रग मॉन्जारो बन चुका है, राइट? जिस ट्राइजिपाटाइड बाय इलाई लिली, एंड इज नॉट अ चीप ड्रग बाय एनी मींस। इसकी एक वाइल 2000 to 2500 रुपीज के बीच में आती है, और एक पैक में 4 वाइल्स होती हैं, विच इज इक्वल टू 10 to 12,000 रुपीज के बीच में, राइट? तो 100 to 205 करोड़ पर मंथ का इस ड्रग का इस टाइम पे रेवेन्यू हो चुका है। तो इंडिया में डोमेस्टिक फार्मा मार्केट की ग्रोथ रेट्स एक्सेलरेट हो रही है। एंड रिसेंटली मोर देन 50 इंडियन कंपनीज ने सिमाग्लूटाइड लॉन्च करा है 21 मार्च को। आपने देखा होगा ग्लेनमार्क फार्मा ने 300 रुपीज के आसपास लॉन्च करा है। एरिस लाइफ साइंसेज ने 250 to 260 रुपीज के आसपास इसका जेनेरिक वर्जन लॉन्च करा है, राइट? सन फार्मा ने लॉन्च करा है
राइट, एमक्योर ने लॉन्च करा है, तो बहुत सारी इंडियन कंपनीज ने इसका एक जेनेरिक वर्जन लॉन्च करा है। तो इंडिया में डोमेस्टिक फार्मा की ग्रोथ रेट एक्सेलरेट हो रही है इस वजह से। तो जब आईपीएम डेटा एक्सेलरेट होता है, राइट, तो हम डोमेस्टिक फार्मा में भी देखेंगे कौन सी कंपनीज फास्टेस्ट ग्रोइंग है इस टाइम पे। तो आईपीएम डेटा एक्सेलरेट होने की वजह से अब हम थर्ड पार्ट ऑफ द वैल्यू चेन में आ जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे ग्रोथ एक्सेलरेट हो रही है, विच इज अ फार्मा डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेसेस। तो जब हम फार्मा डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेसेस की बात करते हैं, तो यहाँ पे किस किस टाइप कंपनीज आती हैं? सो दीज आर इधर योर लार्ज स्केल डिस्ट्रीब्यूटर्स जो नेशनल लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, या फिर आपके वो डिस्ट्रीब्यूटर्स आते हैं जो बहुत ही लोकल लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या ट्रेंड हुआ है, जैसा हम यहाँ डेटा में देख सकते हैं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड द फार्मेसी डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री इज कंसोलिडेटेड, क्योंकि जो लार्ज प्लेयर बनता है इवेंचुअली क्या होता है कि लार्ज प्लेयर के पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल आ जाती है। जब आपके पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल आ जाती है तो यू कैन प्रोक्योर मेडिसिन एट अ चीपर कॉस्ट। वंस यू प्रोक्योर मेडिसिन एट अ चीपर कॉस्ट, what you can do is that you can destroy competitors by offering it at a lower cost to the retailers। एंड और आप क्या करते हैं कि आप जो छोटे वाले डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको कंसोलिडेट करते रहते हैं। तो फार्मेसी डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री में अभी इंडिया में 3-4 मेजर प्लेयर्स हैं। एक प्लेयर है एंटेरो हेल्थ केयर के नाम से, जो बहुत तेज़ी से एक्विजिशन करके कंसोलिडेशन कर रहे हैं। मेडिकल डिवाइसेज़ कंपनीज़ के भी बहुत एक्विजिशंस कर रहे हैं इस टाइम पे। अनदर कंपनी है जो अपोलो हेल्थ केयर की कंपनी है, काईमेड के नाम से। तो काईमेड एक्चुअली में अपोलो हेल्थ केयर के अंदर अपोलो फार्मेसी भी एक बिज़नेस है, जहाँ पे एक काईमेड फार्मेसी डिस्ट्रीब्यूशन करता है, राइट? तो काईमेड नाम की एक कंपनी है व्हिच इज़ ऑल्सो देयर। देन एक और कंपनी है सस्ता सुंदर वेंचर्स करके, बट इन कंपनीज़ में एंटेरो इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग। काईमेड इज लुकिंग टू आईपीओ सून। आई थिंक डीमर्ज होके काईमेड का कभी ना कभी आईपीओ आ सकता है। तो फार्मेसी डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस इज ऑल्सो ग्रोइंग फास्ट बिकॉज आईपीएम इंडस्ट्री इज राइट नाउ ग्रोइंग फास्ट। नाउ लिंक टू दिस, अगर डोमेस्टिक फार्मा इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट एक्सेलरेट होती है, तो एक और इंडस्ट्री आती है इंडिया के अंदर विच इज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग फॉर जेनेरिक्स। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग फॉर जेनेरिक्स क्या है कि दीज आर कंपनीज जो डोमेस्टिक फार्मा कंपनीज जो ब्रांड होते हैं, जैसे सपोज करते हैं कि सन फार्मा एक ब्रांड है। अब सन फार्मा को मैन्युफैक्चरिंग नहीं करनी, मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स करा सकते हैं। डॉक्टर रेडीज एक ब्रांड है, तो उनका ब्रांड से बेसिकली सामान बिकता है, सो दे अर्न द मार्जिन्स ऑफ अ ब्रांड, सो दे कैन गेट स्टफ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर्ड। अब कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में भी 3-4 इंटरेस्टिंग बिजनेसेस आते हैं। तो इंडिया के अंदर आप देखेंगे एक तो इनोवा कैपटैब एक कंपनी है व्हिच इज इनटू कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, राइट? दीज आर कंपनीज व्हिच आर ग्रोइंग एनीवेयर बिटवीन 15 to 20% टाइप्स। देन देयर इज अ कंपनी आकुम्स ड्रग्स के नाम से, बट आकुम्स के साथ क्या प्रॉब्लम है कि ऑलरेडी इतनी बड़ी हो चुकी है कंपनी की, ग्रोथ रेट स्लो हो चुकी है। देन देयर इज अ कंपनी विंडलास बायोटेक के नाम से, जिसने अभी इंजेक्टेबल्स का प्लांट डाला है, एंड इट्स अ कंपनी आल्सो व्हिच इज ट्राइंग टू गेट इनटू डिफरेंट टाइप ऑफ थेरेपीज एंड फॉर्मुलेशंस, बट यहाँ पे भी ईसॉप कॉस्ट की वजह से पैट ग्रोथ उतनी नहीं दिख रही। तो ये भी एक सेक्टर आता है, इट हैज़ डिसेंट आरओसी, 15 to 20% की आरओसी है, 12 to 17% के बीच में EBITDA मार्जिन बनता है सेक्टर में। एंड दिस इज अ सेक्टर वेयर ग्रोथ रेट्स आर वेरी टाइड टू द डोमेस्टिक फार्मा ग्रोथ रेट्स। तो अगर डोमेस्टिक फार्मा ग्रोथ रेट्स एक्सेलरेट होते हैं, तो इस सेक्टर में भी ग्रोथ रेट एक्सेलरेशन हो सकती है। फिर हम एक और सेक्टर की तरफ चलते हैं विच इज डाइवर्सिफाइड फार्मास्यूटिकल कंपनीज। अब डाइवर्सिफाइड फार्मास्यूटिकल कंपनीज कौन सी हैं? सो दीज आर द लाइक्स ऑफ लुपिन, दीज आर द लाइक्स ऑफ सन फार्मा, दीज आर द लाइक्स ऑफ डॉक्टर रेड्डी एंड लुपिन, सन फार्मा। इन कंपनीज की अगर आप पैट ग्रोथ देखते हैं इस टाइम पे, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैट ग्रोथ आ रही है। अब इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं जो उस वीडियो के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम इन कंपनीज के पीयर टू पीयर एनालिसिस करेंगे। ग्लेनमार्क फार्मा भी यहाँ पे आती है, राइट? तो व्हाट आर डाइवर्सिफाइड फार्मा कंपनीज डूइंग? तो दीज आर कंपनीज विच आर डूइंग समथिंग ऑफ एवरीथिंग। माने ये लोकल डोमेस्टिक फार्मा बिजनेस भी करती हैं, तो यहाँ पे जैसे सन फार्मा मार्केट लीडर है, यहाँ ग्लेनमार्क फार्मा का काफी बड़ा मार्केट शेयर है, राइट? ये कंपनीज एक्सपोर्ट भी करती हैं टुवर्ड्स यूएस। तो यूएस में जो जेनेरिक्स बिजनेस है वहाँ पे एक्सपोर्ट भी करती है, क्योंकि यूएस में आप ब्रांड के नेम से नहीं बेच सकते, सॉल्ट नेम से मेडिसिन बिकती है। फिर ये कंपनीज अपने जेनेरिक्स की भी डिवीजन डाल के इंडिया में, तो इंडिया में भी जन औषधि केंद्र लग रहे हैं, जहाँ पे आपको बिना ब्रांड के मेडिसिन बेचनी पड़ेगी। तो ये कंपनीज वो काम भी कर रही हैं। एंड ये कंपनीज इंजेक्टेबल्स का भी काम करती हैं। तो इंजेक्टेबल्स फार्मा में एक कॉम्प्लेक्स थेरेपी है, जहाँ पे आपको बेसिकली इंजेक्टेबल मेडिसिन बनानी है, तो वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाती है, तो वहाँ पे इम्प्योरिटी ज़्यादा नहीं हो सकती, राइट? एंड ऑल्सो दीज आर कंपनीज विच आर डूइंग डिस्कवरी वर्क। डिस्कवरी माने ये कंपनीज इंडिपेंडेंटली मॉलिक्यूल्स को भी डिस्कवर कर रही है। जैसे ग्लेनमार्क फार्मा के केस में इक्नियोस करके उनका एक डिवीजन है, तो इंडिया से लार्जेस्ट एवर डील हुई है एबवी के साथ, जहाँ पे ग्लेनमार्क फार्मा ने एक ड्रग डिस्कवर करके एबवी को बेसिकली दे हैव आउट लाइसेंस दैट ड्रग टू मार्केट इट इन यूएस। तो दिस हैज बीन द लार्जेस्ट एवर डील विच हैज हैपेंड। तो इंडियन फार्मा कंपनीज आर ऑल्सो क्लाइंबिंग द वैल्यू चेन, but these are diversified pharmaceutical companies. They are doing something of everything, right? So this is also a sector that exists, and this is the sector which has predominantly like higher concentration to the index itself. जैसे सन फार्मा देखेंगे तो निफ्टी हेल्थ केयर में सबसे बड़ा पोर्शन सन फार्मा को आएगा, राइट? फिर लुपिन आपको वहां पे दिखेगा, डॉक्टर रेड्डीज दिखेगा। सो दीज आर वेरी बिग कंपनीज व्हेन इट कम्स टू द इंडिसेस, राइट? तो दिस इज ऑल्सो सेक्टर दैट एग्जिस्ट। एक और सेक्टर की हम बात करते हैं
विच एग्जिस्ट टुडे इज दैट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग फॉर इनोवेटर ड्रग्स। तो ये एक न्यू सेक्टर इमर्ज कर रहा है। इस सेक्टर की हमने बहुत बारी बात कर ली है, राइट। इस सेक्टर में हमने इस चैनल पे अमी ऑर्गेनिक्स कवर करा हुआ है, न्यूरेन लैब्स कवर करा हुआ है, डीवीज लेबोरेटरीज कवर करा हुआ है, राइट। वी हैव ऑल्सो कवर्ड अदर कंपनीज लाइक सिंजीन भी हमने इस सेक्टर में कवर करा हुआ है, राइट। या लॉरस लैब्स भी कवर करा हुआ है। तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है कि आप इनोवेटर्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ड्रग की, राइट। एंड आप उनसे उनके साथ डिस्कवरी करते हैं ड्रग की, एंड देन यू बिकम द मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर ऑफ चॉइस। अब इस इंडस्ट्री में भी दो तरीके के बिजनेस मॉडल्स हैं। एक तो कंपनीज है जो सीआरओ करती है, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो डेवलपमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स में हेल्प कर रही है। फिर एक कंपनीज है जो सीडीएमओ करती हैं, जो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के एरिया में ऑपरेट करती हैं। तो एक्चुअली में यहाँ पे एक न्यू बिजनेस मॉडल इमर्ज कर रहा है, दैट इज ऑफ सीआरडीएमओ, जो कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो डेवलपमेंट भी कर रही हैं ड्रग्स की, एंड साथ साथ जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी कर रही हैं, जो सीआरडीएमओ बन गए, राइट। तो यहाँ पे एक साई लाइफ का बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है जो हम वीडियो में और डिस्कस करेंगे। यहाँ सिंजीन भी एक ऐसा एग्जाम्पल था, बट फॉर सम रीजन वो लोग मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाए, राइट। एंड ऑल्सो और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर लिस्टेड स्पेस में, बट माइंड यू इस स्पेस के अंदर वैल्यूएशंस उतनी चीप नहीं है जितनी एक टाइम पे पहले थी, जब हमने इस इंडस्ट्री को बहुत बारी डिस्कस करा था आपके साथ। फिर नाउ कमिंग टू अनदर एंगल इज दैट ऑफ अ लॉट ऑफ दीज डिस्कवरी फार्मा कंपनीज आर देयर। डिस्कवरी फार्मा कंपनीज कौन सी है? तो दीज आर योर कंपनीज विच आर डिस्कवरिंग ड्रग्स। तो एक तो डाइवर्सिफाइड फार्मा कंपनीज ही थी जिनकी एक कोई सेगमेंट डिस्कवरी कर रहे थे, बट एक न्यू डिस्कवरी फार्मा कंपनीज आ गई जो ड्रग्स को डिस्कवर कर रही है। सो दीज आर योर कंपनीज लाइक वॉकहार्ट, जहाँ पे आई थिंक WCK 5222 करके एक थेरेपी अप्रूव होने वाली है विच इज यूज टू ट्रीट ट्यूबरकुलोसिस in cancer patients, because cancer patients में TB is what leads to fatality a lot of times. So this drug first time it is going to get approved. Then there are other companies here, Orchid Pharma भी इस एरिया में ऑपरेट करती है जिनको लाइसेंसिंग इनकम आ सकती है, स्पार्क भी ऑपरेट करती है। बट इस वाले सब सेगमेंट को हम बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज ये बहुत ही एक ट्रिकी सब सेगमेंट है। बट यहाँ पे एक और कंपनी ऑपरेट करती है शिल्पा मेडिकेयर के नाम से, जहाँ पे एल्ब्यूमिन करके बेसिकली एक रिकॉम्बिनेंट एल्ब्यूमिन बनाते हैं विच कैन बी अ ब्लॉकबस्टर ड्रग FY 28-29 में इफ इट गेट्स अप्रूव्ड। तो उसको हम फिर भी एक टच अपॉन कर लेंगे कि ये कंपनी डिफरेंटली या यूनिकली क्या करने की ट्राई कर रही है। सो दैट इज ऑल्सो सेक्टर दैट एग्जिस्ट। फिर यहाँ पे एक और स्पेस आती है GLP-1 की, कि GLP-1 के अंदर कौन कौन ऑपरेट कर रहा है, कि फिल फिनिश कैपेसिटीज कौन बनाता है, पूरा का पूरा इंटीग्रेटेड ऑपरेशन कौन कर रहा है, कौन सिर्फ इंजेक्टेबल या इंजेक्टेबल पेन्स में ऑपरेट कर रहा है। राइट, तो यहाँ पे शेली इंजीनियरिंग करके एक कंपनी आती है जो आपके इंजेक्टेबल पेन्स है उनके अंदर ऑपरेट कर रही है, सिर्फ पेन बना के देते हैं, राइट। यहाँ तक कि जो आपका इंसुलिन का भी ड्रग है उसका भी पेन में ऑपरेट करते हैं, तो दे जस्ट मैन्युफैक्चर दैट पेन, राइट। उसमें प्रिसीजन इंजीनियरिंग चाहिए होती है। देन और यहाँ पे कंपनीज कौन सी आती हैं, तो वन सोर्स करके कंपनी आती है जो पूरी फिल फिनिश कैपेसिटी में ऑपरेट कर रही है। फिर एक इंजेक्टेबल कंपनी आती है ग्लैंड फार्मा के नाम की, तो ग्लैंड फार्मा भी इस टाइम पे क्या कर रही है कि ग्लैंड फार्मा ने भी सिमाग्लूटाइड और लॉट ऑफ GLP-1 की कैपेसिटी लगाई है। तो इस इंडस्ट्री का भी हम कंपैरिजन करके देखेंगे। तो दीज आर द मल्टीपल टाइप्स ऑफ हेल्थ केयर कंपनीज विच आर लिस्टेड इन द यूनिवर्स टुडे। एंड इसमें एक टाइप की हेल्थ केयर कंपनी और है जो हमने डिस्कस की करी, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, दैट इज API कंपनीज। तो एपीआई कंपनीज भी लिस्टेड स्पेस में है। तो एपीआई कंपनीज में वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एग्जांपल इज ग्रैन्यूल्स इंडिया, सुप्रिया लाइफ साइंसेज एंड आरती फार्मा लैब्स, राइट। इवन जो CDMO कंपनीज है वो भी कहीं ना कहीं एपीआई बिजनेसेस करती है, जैसे न्यूलैंड हो गया, राइट। ऑल दीज कंपनीज ऑल्सो डू एपीआई बिजनेस, क्योंकि एपीआई बिजनेस से ये CDMO बिजनेस बिल्ड कर पाए। तो एपीआई बिजनेसेस में भी दो टाइप ऑफ एपीआई बिजनेसेस हैं, एक अनरेगुलेटेड मार्केट्स में, जैसे आरती ड्रग्स का बिजनेस अनरेगुलेटेड मार्केट्स में, दैट इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मार्केट्स के अंदर, जहाँ पे आपको USFDA ऑडिटेड प्लांट्स नहीं चाहिए। वैसे उनके पास USFDA प्लांट भी है, बट मेजर बिजनेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और अनरेगुलेटेड मार्केट्स में आता है। फिर कंपनीज लाइक ग्रैन्यूल्स इंडिया जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट पैरासीटामॉल मैन्युफैक्चरर है, तो उनका रेगुलेटेड मार्केट में भी बिजनेस है, अनरेगुलेटेड मार्केट में भी बिजनेस है। और ग्रैन्यूल्स इंडिया में इंटरेस्टिंग क्या हो रहा है कि ये कंपनी भी CDMO के अंदर आ रही है, इन्होंने एक CDMO एक्विजिशन भी करी है इस टाइम पे, राइट। तो दैट पार्ट वील ऑल्सो डिस्कवर। एंड देन फाइनली देयर आर कंपनीज इन API जो एक थेरेपी में मार्केट लीडरशिप लेके अगेन फिर CDMO में चले जाती है, जैसे सुप्रिया लाइफ साइंसेज ये कर रही है, right? So again we'll also discuss this part. So hopefully you're loving this video and hopefully you're understanding this, because our mission at SOIC membership is to make you an educated investor, right? मतलब टिप्स का जमाना जा चुका है, अब तो अगर आप डू इट योर सेल्फ इन्वेस्टर है, यू कैन लर्न अबाउट ऑल दीज थिंग्स। So as a part of SOIC membership, to make investors more aware, what we have done is that we have introduced this SOIC AI masterclass which we are doing for the SOIC members, जिसके हम आपको AI यूज करके कैसे आप ऐसी इंफॉर्मेशन डिस्टिल्ड फॉर्म में ला सकते हैं अपने पास अक्रॉस सेक्टर्स, आप वो सीख सकते हैं। कैसे कोई कंपनी फ्रॉड कर रही है नहीं कर रही, आप उसको डायसेक्ट कर सकते हैं, एंड हाउ टू डू रिसर्च आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। साथ साथ हम SOIC मेंबरशिप में क्या सिखाते हैं, लेवल 1 वी टीच यू ऑल अबाउट फाइनेंशियल प्लानिंग, राइट। एंड एवरी 3 years में हम लोग कोर्स को अपडेट करते हैं मैसिवली,
राइट? तो पूरा का पूरा कोर्स हम चेंज कर देते हैं एवरी 3 ईयर्स में टू अपडेट इट विद लेटेस्ट केस स्टडीज़, राइट? तो जैसे लास्ट कोर्स अपडेट हमने 2023-2024 में करा था, नेक्स्ट हम 2026-2027 में करेंगे एंड वी आल्सो डू लाइव क्लासेस। देन वी आल्सो टीच अबाउट फंडामेंटल एनालिसिस, देन वी टीच अबाउट टेक्निकल एनालिसिस, हाउ टू स्क्रीन फॉर स्टॉक्स, and finally my favorite classes on basically different types of sectors that we study. All of these things are part of one SOIC membership. You can use a coupon code SOICAI10 to get 2 added bonuses. First added bonus is the AI masterclass. Second added bonus is market signals, जहाँ पे हम every 14 days में market के signals को decode करते हैं सारे students के साथ, right? तो the link to register for the SOIC membership is there in the description box below. अब हम एक बार ये डिस्कस करते हैं कि इन बिजनेसेस की यूनिट इकोनॉमिक्स क्या है, फिर हम देखेंगे कि कौन से सेक्टर में फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी कौन सी है एंड देन विल कंक्लूड। तो यूनिट इकोनॉमिक्स अगर हम इस सेक्टर में देखेंगे तो पहले हम हॉस्पिटल सेक्टर की बात करते हैं। तो हॉस्पिटल सेक्टर की यूनिट इकोनॉमिक्स क्या है कि दिस इज अ सेक्टर वेयर यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ कैपेक्स। अब कैपेक्स जब करेंगे तो कैपेक्स भी दो तरीके का है, ग्रीन फील्ड कैपेक्स है, ब्राउन फील्ड कैपेक्स है। जब आप ग्रीन फील्ड कैपेक्स करते हैं तो 6 years ऑन एन एवरेज इज अ ब्रेक इवन टाइम एंड ROC ऑफ हॉस्पिटल कंपनीज वंस दे आर फुली एस्टैब्लिश इज एनीवेयर बिटवीन 15 to 25%। मार्जिन्स आर वेरी हाई, एसिड टर्न्स आर लो। माने यहाँ पे मार्जिन्स 23-24% से ज्यादा रहते हैं ईबिटा लेवल पे, बट एसिड टर्न्स लो रहते हैं, इसलिए आपका ROC 15 to 25% बनता है। अब हॉस्पिटल्स में भी आपको एक चीज क्या देखनी है, जिनका गवर्नमेंट से बिजनेस ज्यादा होगा वहाँ पे कैश फ्लोज कम बनेंगे, जिनका गवर्नमेंट से बिजनेस कम होगा वहाँ पे कैश फ्लोज ज्यादा बनेंगे। एंड एक अफोर्डेबल हॉस्पिटल चेन्स भी होती हैं, जैसे नारायणा का एग्जाम्पल है। एंड हॉस्पिटल बिजनेसेस में भी कुछ कुछ हॉस्पिटल्स अक्वायर भी बहुत करते हैं, जैसे NH ने अभी यूके के अंदर एक एंटिटी अक्वायर करी है, तो दैट इज एन ओवरसीज एक्सपोजर दैट दे हैव, राइट? एंड अभी एक और रिसेंटली हॉस्पिटल लिस्ट होगा मनीपाल हॉस्पिटल के नाम से, तो मैं एक बार सबके फाइनेंशियल कंपैरिजन भी करके देखेंगे। तो हॉस्पिटल बिजनेस का हमने देखा 15 to 25% ROC, सस्टेनेबल बिजनेस, स्टेबल बिजनेस विद साइकिल्स ऑफ कैपेक्स। जब हॉस्पिटल कोई ग्रीनफील्ड कैपेक्स ज्यादा कर दे, जैसे किम्स ने बहुत ज्यादा ग्रीनफील्ड कैपेक्स कर रखा है, तो कंपनी बहुत मोटी ऑपरेटिंग लेवरेज पे बैठी हुई है कि जिस दिन वो यूटिलाइज होने लग गया तो कंपनी में जे कब आ सकता है प्रॉफिट्स का, राइट? सो दैट इज वन एग्जांपल ऑफ द सेम। पर हॉस्पिटल बिजनेस में आपको क्या याद रखना है कि कोई भी गवर्नमेंट रेगुलेशन आ सकती है। देन सेकेंडली हम चलते हैं डोमेस्टिक फार्मा कंपनीज में। तो इन कंपनीज का टिपिकली ROC बहुत हाई रहता है, 30 to 40% रहता है। डोमेस्टिक फार्मा कंपनीज में टू ग्रो फास्टर देन द मार्केट व्हाट यू हैव टू डू इज एक्विजिशंस। जैसे टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स ने अभी JB केमिकल्स को अक्वायर कर लिया, राइट? तो यहाँ पे डोमेस्टिक फार्मा कंपनीज की ग्रोथ रेट 8 to 12% है विद ROC बीइंग वेरी हाई, बट टू ग्रो फास्टर यू हैव टू डू एक्विजिशंस और यू हैव टू पेनिट्रेट इनटू न्यू थेरेपीज। जैसे एमक्योर इस टाइम पे ट्राई कर रहे हैं, तो हम फास्टेस्ट ग्रोइंग डोमेस्टिक फार्मा कंपनीज भी देखेंगे। देन थर्ड टाइप ऑफ बिजनेसेस की जो हमने बात करी थी दैट इज ऑफ डाइवर्सिफाइड फार्मा कंपनीज। डाइवर्सिफाइड फार्मा कंपनीज में जैसे सन फार्मा का एग्जांपल लेंगे, तो डोमेस्टिक फार्मा कंपनी डोमेस्टिक बिजनेस में दे डू वेरी हाई ROC। देन US जेनेरिक्स में प्राइसिंग इरोजन हो रही थी, तो कुछ सालों के लिए कुछ पैसा नहीं बना, फिर उन्होंने स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स लॉन्च करने स्टार्ट कर दिए, माने नीश जेनेरिक्स लॉन्च करने लगे, जिससे US बिजनेस का भी मार्जिन बढ़ गया। तो डाइवर्सिफाइड फार्मा कंपनीज में यूजुअली डोमेस्टिक फार्मा से ज़्यादा पैसा बनता है। एंड अगर आप स्पेशलिटी जेनेरिक्स में जा रहे हैं या नीश जेनेरिक्स में जा रहे हैं तो ही यू कैन मेक गुड मनी। डाइवर्सिफाइड जेनेरिक कंपनीज में और भी क्या ट्रेंड है कि सम ऑफ दीज कंपनीज हैव गॉन इन एंड सेट अप देयर कैपेसिटीज इन USA और ये कंट्रोल ड्रग सब्सटेंसेस का बिजनेस कर रही है। तो कंट्रोल ड्रग सब्सटेंस क्या होता है, बेसिकली कोई ड्रग लेके गवर्नमेंट से ही आप उसके फार्मास्यूटिकल बना रहे हैं। जैसे इंडिया के अंदर कोडीन का एग्जाम्पल, अगर आप कोडीन गवर्नमेंट से ले रहे हैं तो इट्स अ ड्रग एंड आप कोडीन बेस्ड कॉफ सिरप बना सकते हैं, राइट? तो सिमिलरली US में भी ऐसे बहुत सारी CDS हैं, कंट्रोल ड्रग सब्सटेंसेस। तो कंट्रोल ड्रग सब्सटेंसेस में भी सेनोरेस फार्मास्यूटिकल्स और स्ट्राइड्स फार्मा इस टाइम पे काम कर रहे हैं, राइट? तो यहाँ पे भी हम फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेसेस देखेंगे जब हम पीयर टू पीयर में आएंगे। पर जनरली इस बिजनेस में वॉलेटाइल रहते हैं मार्जिन, सिक्लिकलिटी रहती है। कुछ कुछ सेक्टर्स में बहुत अच्छे मार्जिन है, जैसे लाइक्स ऑफ कंट्रोल ड्रग सब्सटेंसेस वाली कंपनीज अच्छे मार्जिन इस टाइम पे कमा रही है, राइट? क्योंकि वहाँ पे मार्जिन सस्टेनेबली हाई है, राइट? जो नीश जेनेरिक्स के अंदर होगी उनके भी कंपनीज के मार्जिन ज़्यादा आएंगे, बट कभी भी प्राइसिंग इरोजन हो जाती है। बट मेजरली इन कंपनीज के भी प्रॉफिट्स डोमेस्टिक फार्मा से ही आते हैं। देन हम चलते हैं टुवर्ड्स द कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स फॉर डोमेस्टिक फार्मा कंपनीज। तो इनकी ROC हमने देखा था 15 to 20% के बीच में रहती है, ग्रोथ रेट भी 15 to 20% में। पर जब आपका साइज बहुत बड़ा हो जाता है तो आपकी ग्रोथ रेट चले जाती है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया ऑफ कंपनीज लाइक अकुम्स ड्रग्स की, जहाँ पे ग्रोथ रेट जा चुकी है बिकॉज इनकी ग्रोथ रेट जो इनका बिजनेस मॉडल है इट इज लिंक टू वैल्यू इनटू वॉल्यूम। माने API की अगर प्राइसेस नीचे जाती है तो इनकी ग्रोथ रेट्स भी रिड्यूस हो जाती है, राइट? तो वॉल्यूम ग्रोथ तो वही डोमेस्टिक फार्मा जितनी है, बट अगर छोटी कंपनी है जैसे इनोवा कैप्टैब या विंडलास, तो वहाँ पे डिसेंट टॉप लाइन ग्रोथ आती रहती है, दैट इज 15 to 20% के बीच में। देन कमिंग टू द सेगमेंट ऑफ CDMO फॉर इनोवेटर्स, तो यहाँ पे कंपनीज हैं जैसे साई लाइफ है, लॉरस लैब्स है। लॉरस लैब्स का भी 25-30% बिजनेस CDMO ही है।
देन देयर आर कंपनीज लाइक डीवीज लैबोरेटरीज, इसका हाफ बिजनेस सीडीएमओ है, या क्यूटास केमिकल्स है, नवीन फ्लोरिन है, राइट? सो यहाँ ब्लू जेट हेल्थ केयर है, न्यूलैंड है। तो इस सेक्टर में याद रखना पड़ेगा कि डी स्टॉकिंग और रीस्टॉकिंग साइकिल होती है। जैसे न्यूलैंड के लिए बेमडॉइक एसिड एक बहुत बड़ा ड्रग ड्राइवर है, हम लोग देखेंगे सीडीएमओ बिजनेसेस में। तो इट्स अ वेरी बिग ड्राइवर ऑफ सेल्स, राइट? अगर बेमडॉइक एसिड में डी स्टॉकिंग होगी तो न्यूलैंड की सेल्स में इम्पैक्ट आ सकता है। तो इस सेक्टर की सेल्स लंपी है, तो इस सेक्टर को 3 टू 5 ईयर में ही जज करना है आपको। कोई भी कंपनी को आप जज करते हैं, बिकॉज़ जैसे ब्लू जेट में हुआ, लास्ट ईयर सेल्स वर एपिक, बट दिस ईयर देयर इज़ नो सेल्स ग्रोथ बिकॉज़ इनोवेटर ने बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग अप कर ली। सिमिलरली जैसे अक्यूटास केमिकल्स में अभी एपिक सेल्स ग्रोथ आ रही है, एक 1-2 ईयर्स के लिए आ सकती है। फिर आफ्टर 2029 उस ड्रग का जो ब्लॉकबस्टर ग्रोथ रेट है वो थोड़ा-सा रिड्यूस हो सकता है, बिकॉज़ दे आर एक्सपोज्ड टू वन ड्रग दैट इज़ डार्लुटामाइड, राइट? सो अगेन यहाँ पे योर डेस्टिनी डिपेंड्स अपॉन व्हाट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल यू आर मैन्युफैक्चरिंग। अगर मॉलिक्यूल का एक्सेप्टेंस वर्ल्ड में बहुत बड़ा आ गया, देन यू विल गो टू प्लेसेस। अगर मॉलिक्यूल में डीस्टॉकिंग होगी तो 1-2 साल आपके खराब भी हो सकते हैं, राइट? बट अ लॉट ऑफ दीज़ कंपनीज़ आर डूइंग मल्टी ईयर कैपेक्सेस, जो हम इस बिज़नेस में जाके पीयर टू पीयर शीट में देखेंगे। देन हमने बात करी थी, देयर आर कंपनीज़ व्हिच आर इनटू इनोवेशन ऑफ ड्रग्स। तो इनोवेशन के अंदर अब वॉकहार्ट और इन सब की हमने बात करी थी। यहाँ पे अभी कोई यूनिट इकोनॉमिक्स नहीं है, पर यहाँ पे अगर यूनिट इकोनॉमिक्स आती है तो रॉयल्टी इनकम आएगी और बहुत हाई मार्जिन्स ये कंपनीज़ कमाएँगी। बट फिलहाल कोई यूनिट इकोनॉमिक्स नहीं है, बिकॉज़ इन कंपनीज़ ने हज़ारों करोड़ लगाए हैं आर-एन-डी करने के लिए, तो इनको एंड में रॉयल्टी इनकम मिलेगी। वॉकहार्ट इज़ वन ऑफ द कंपनीज़ जो बहुत एडवांस स्टेजेस में टू सॉर्ट ऑफ मोनेटाइज़ दिस आर-एन-डी एफर्ट दैट दे हैव डन। एंड अगर हम फार्मा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ की बात करते हैं, तो फार्मा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ की यूनिट इकोनॉमिक्स ऐसी है, these are companies which can make 15 to 20% ROC on a steady state basis. 15 to 20% ROC कमाने के बाद these distribution companies can grow their top line between 20 to 30 परसेंटेज, क्योंकि इंडिया के अंदर कंसोलिडेशन हो रही है इस टाइम पे फार्मेसी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की। एंड एक टाइप का और जो बिजनेस आता है वैल्यू चेन में, दैट इज अ डायग्नोस्टिक बिजनेस, सो इट इज इनटू प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। तो डायग्नोस्टिक्स में देयर आर नेशनल चेन्स एंड रीजनल चेन्स, जैसे रीजनल चेन्स में विजया डायग्नोस्टिक्स आता है, या गवर्नमेंट ओरिएंटेड चेन्स भी हैं जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में काम करती हैं, लाइक कृष्णा डायग्नोस्टिक्स। National chain में there are companies like Dr. Lal Path Labs, Metropolis, and also there are chains which are into B2B businesses. ये दूसरी diagnostic companies को serve करती हैं, economies of scale में काम करती है, that is the likes of Thyrocare, राइट? तो इस पूरी वैल्यू चेन की जो यूनिट इकोनॉमिक्स है, यूनिट इकोनॉमिक्स इज समथिंग लाइक दिस, दैट दीज कंपनीज मेक वेरी हाई आरओसी, मार्जिन्स आर डिसेंट, बट द प्रॉब्लम इज देयर आर नो क्रेडिबल बैरियर्स टू एंट्री, राइट? जब बैरियर्स टू एंट्री बहुत ज़्यादा ना हो तो प्रॉब्लम क्या होती है कि पी रेशियो की जो साइकिल है डी रेटिंग की और री रेटिंग की, दैट डिपेंड्स अपॉन कैपिटल साइकिल्स। अगर ज़्यादा प्लेयर्स आ गए तो प्राइसिंग वॉर्स हो सकती है, जिसकी वजह से पी रेशियो डी रेट हो सकती है, जो कोविड के जस्ट बाद हुआ था। जब प्लेयर्स निकलते हैं तो फिर ग्रोथ रेट्स वापस 10 टू 15 परसेंटेज के बीच में आ सकती है और पी रेशियो की री रेटिंग हो सकती है, राइट? तो यहाँ पे हम फास्टेस्ट ग्रोइंग डायग्नोस्टिक कंपनीज भी आपके साथ कवर करेंगे, एंड डायग्नोस्टिक कंपनीज आर ऑल्सो इनटू द जीएलपी-1 प्ले, बिकॉज दीज आर लॉन्चिंग द जीएलपी-1 किट्स, जिसमें किसी को भी अगर जीएलपी-1 पे जाना है तो उनको ब्लड टेस्ट कराना पड़ता है। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर एनीवेज, जो लोग जीएलपी-1 पे होते हैं उनका ब्लड टेस्ट ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, तो यहाँ पे हम ये वाली वैल्यू चेन भी कवर करेंगे। एक एडेड बोनस है जो मैंने इंट्रोडक्शन में शायद से कवर नहीं करा, मैं अभी आपके साथ कवर कर देता हूँ। देयर आर अदर टू सेट्स ऑफ हॉस्पिटल के अंदर, हमने एक सुपर स्पेशलिटी की बात करी थी। अब हॉस्पिटल में भी एक न्यू टाइप ऑफ हॉस्पिटल्स आ गए, दैट इज आयुर्वेदा बेस्ड केयर हॉस्पिटल्स। जहाँ पे जीना सीको करके एक हॉस्पिटल है विच इज एनएबीएल अक्रेडिटेड, एंड दे आर ऑल्सो लॉन्चिंग देयर ओन मेडिसिन जो आयुर्वेदा बेस्ड मेडिसिन है, राइट? तो बेसिकली दे हैव करेंटली 2800 बेड्स एंड दे वांट टू टेक इट टू 7 to 8,000 बेड्स ओवर नेक्स्ट 3 to 5 years, right? And the company makes very high ROC and 44 to 48% EBITDA margins, right? Because आपका payback period काफ़ी fast है, and it is mostly on preventive care. It is not on treatment but on preventive, कि आप कैसे डिजीज को होने से पहले ही रोक सकते हैं. That is the concept of Ayurveda, right? So that is also a type of hospital that exists. And another type of pharma companies that exist is medical devices companies. तो मेडिकल डिवाइसेस में भी काफ़ी फास्ट ग्रोथ रेट आ रही है, बिकॉज अगेन गवर्नमेंट वांट्स टू लोकलाइज, एंड अ लॉट ऑफ दीज मेडिकल डिवाइसेस कंपनीज आर सेटिंग अप कैपेसिटीज इन इंडिया। बट एक्सपोर्ट में चैलेंज क्या है कि चाइना पास ह्यूज कैपेसिटीज है मेडिकल डिवाइसेस में, विच इज लीडिंग टू प्राइसिंग प्रेशर। तो मेडिकल डिवाइसेस में वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स इन इंडिया इज दैट ऑफ पॉलीमेडिक्योर, और इस कंपनी को हम और भी डिटेल में कवर करेंगे, एंड वील कवर अ लॉट ऑफ मेडिकल डिवाइस कंपनीज विच आर ग्रोइंग फास्ट और नॉट ग्रोइंग सो फास्ट। कुछ स्टेंट के अंदर कोई कंपनी होगी, कोई कंपनी किडनी के जो डायलिसिस मशीन्स बनाती है, राइट? सो लॉट ऑफ दीज मेडिकल डिवाइसेस कंपनीज आर आल्सो कमिंग अप इन इंडिया, सो वील आल्सो कवर दैट इन पीयर टू पीयर शीट। बट इकोनॉमिक्स देखते हैं तो इट्स अ वेरी डिसेंट बिजनेस, राइट? मतलब मार्जिन आपके 20 to 30 परसेंटेज के बीच में बन सकते हैं,
एंड ऑल्सो स्टेडी स्टेट पे आरओसी 20 to 30% के बीच में हो सकती है, बट जस्ट विद द कैवियट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्रिएट दिस बिजनेस. नाउ ओवर टू नमन एंड यश, एंड नमन एंड यश विल डाइसेक्ट द peer to peer growth, and then they will also cover the business as well. हेलो इन्वेस्टर्स। तो अब मैं और यश यहाँ पे फास्ट ग्रोइंग हेल्थ केयर कंपनीज डिस्कस करेंगे और हमने इनको कैटेगराइज किया है इन वेरियस सब सेक्टर्स। तो स्टार्टिंग विद आयुर्वेदिक सेक्टर, तो यहाँ पे मेजरली एक लिस्टेड कंपनी है विच इज़ नोन एज जीना सीको लाइफ केयर। एंड इनकी जो ग्रोथ रही है ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स इज ट्रेमेंडस एंड दे हैव ग्रोन देयर पैट कैगर बाय मोर देन 90%। तो वन ऑफ द मेजर चेंजेस इन दिस इंडस्ट्री हैड टुक प्लेस इन 2024 जब IRDAI ने रीइंबर्स करने के लिए दे लिस्टेड आउट फ्यू थेरेपीज कमिंग फ्रॉम आयुर्वेदिक एंड उनको आके इंश्योरेंस क्लेम के लिए भी एलिजिबल कर दिया था। तो एंड विच मेड दिस एज अ मेन स्ट्रीम प्रोडक्ट, बट you have to also be mindful कि it is more of like a wellness care or pre-hospitalization or more like preventive care and not like a complete hospital solution. So the business model of Gina Zico is like very integrated. They own their own hospitals. They don't do franchisee-led model and उनके clinics भी या फिर जो रहते हैं distribution वो भी खुद सब कुछ own करके रखते हैं। प्लस द पॉइंट इज कि इनका डायग्नोस्टिक्स इन्होंने चंदन हेल्थ केयर के साथ टाई अप करके रखा है। दे मैन्युफैक्चर देयर ओन मेडिसिन, तो इनके मार्जिन जो हैं वो बहुत एलिवेटेड लगेंगे। इनका मेन बिजनेस प्रोडक्ट से 51% आता है एंड सर्विसेज से 49% आता है। तो इट इज़ अ हेल्दी मिक्स ऑफ मेडिसिन एंड ऑफ सर्विसेज दे प्रोवाइड। And they even do a video consultation, and video consultation has been growing like in triple digit pace. So they don't just do inpatient, they also do video consulting. And other metrics, if we see इनका यहाँ पे they just need 3 to 4 lakhs rupees for per bed. And उसमें usually they can open a treatment center in like say 4 crores में for 100 bed capacity, and they currently have around 2,290 beds, and which they aspire to grow and make it between 7 to 10,000 in next 4 to 5 years. And रही बात इनके growth triggers की, अगर वो देखें तो they also want to expand internationally, and as we discussed the massive expansion in bed capacity. And another thing to notice, इनका जो revenue या PAT guidance है for next 4 to 5 years, इनका aspiration is to make 1,000 crore PATs by roughly around, in which they claim to do in 4 years. So अपन estimate सोच सकते हैं कि in FY30 they would aspire to do it, but also we have to notice that कि it is a very steep guidance from the current revenue run rate of 220 odd crores. So we have to take it with a pinch of salt and let's see how the execution has been done. But over the last few years, their execution has been really good. So it is one of those rare SMEs which have actually created meaningful wealth. So moving on to the next segment, which is medical distribution segment, which तो यहाँ पे majorly fast growing companies में Entero Healthcare है, and we also have two other companies which come from this space. One is KAI Meds, which is like owned by Apollo Hospital chains, and the other one is Sasta Sundar. So यहाँ पे we have to say this at industry level, this is a very fragmented industry. यहाँ पे like सब रीजन में भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा एंड पैन इंडिया लेवल में बहुत कम होता है। एंड रेवेन्यू शेयर भी पैन इंडियन प्लेयर्स का एज अ परसेंटेज ऑफ इंडस्ट्री यूजुअली नॉट मोर देन 5 to 6%, जो एकदम एक लार्ज या मीडियम साइज प्लेयर्स होते हैं उनके भी। तो यहाँ पे मोर देन 65,000 या 60,000 प्लस डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे ऑन एन इंडिया लेवल बेसिस। यहाँ पे सस्ता सुंदर इज मोरली लाइक अ रीजन फोकस कोलकाता बेस्ड एंड मेट्रो सेलेक्ट फ्यू मेट्रो सिटीज फोकस्ड प्लेयर। So KI Meds is, as we know, कि it is a venture of Apollo Healthcare या Apollo Hospital की chain का, and इनका revenue base is already 14,000 crore and they are the biggest in this industry. They have around roughly more than 45,000 SKUs इनके पास हैं, and the main issue with them is कि it is majorly a hospital led focus, जहाँ पे Apollo Pharmacy के जितना भी distribution होता है which is done by them. तो इनका वर्किंग कैपिटल elongated इंडस्ट्री में ऑलरेडी स्ट्रेच हो ही जाता है, बिकॉज इफ यू आर डूइंग दिस बिजनेस अलॉन्ग विथ हॉस्पिटल्स you will have an extra stretch in working capital. So that is the scenario with this. And another risk with this company is they're also Apollo is also doing white labeling of a few medicines, so which also it is a potential conflict of interest wala risk with the branded pharmaceutical players. So coming to the third company which is like listed, which is recently listed, Entero Healthcare. इनका revenue run rate of roughly 6,000 crores में है TTM में, and
इस इंडस्ट्री में कैश फ्लो बनाना ही सब द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेट्रिक है, बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेक कैश फ्लो इन दिस डिस्ट्रीब्यूशन लेड बिजनेस. सो बट एंटेरो हेल्थ केयर का गाइडेंस इन Q4 इज टू मेक ईयरली 100 crores ऑफ कैश फ्लो, एंड इनका 9 months में कैश फ्लो इज लाइक -9 crores, कि और Q3 में पॉजिटिव कैश फ्लो था अराउंड 40 crores का. बट let it is a very important metric to see that whether they'll make full year का 100 crores plus cash flow in Q4. And few interesting trends to be observed in this space is like Monjaro drug जो है GLP-1, उसमें 10% of the distribution, which is like Monjaro is the fastest growing drug in IPM data last month. So उसमें the 10% of the distribution of Monjaro is done by Entero Healthcare. एंड अनदर ट्रेंड टू बी ऑब्जर्व्ड इज medtech जो बिजनेस है, medtech लेड जो बिजनेस है, विच इज ग्रोइंग मच फास्टर देन द इंडस्ट्री ग्रोथ है. सो इंडस्ट्री ग्रोथ रेट अराउंड 10-11% अगर है, तो medtech का बिजनेस या medtech एज अ इंडस्ट्री इज ग्रोइंग मोर देन 15-16%. So even for Entero Healthcare, it is like a very fast growing segment as a whole, and it also comes with a better margins. And अगर आप ऐसे देखो कि पैन इंडिया लेवल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों मैटर करता है, बिकॉज सपोज अभी जैसे भी जहाँ पे हमने अभी जीना सीको के बारे में देखा, तो जीना सीको का भी डिस्ट्रीब्यूशन जो है, दे हैव रिसेंटली डन टाई अप विद एंटेरो हेल्थ केयर फॉर पैन इंडिया लेवल डिस्ट्रीब्यूशन. एंड इससे ये एक्सेस होता है कि दे जस्ट एनी प्लेयर हु इज एंटरिंग और वांट टू गेट अ डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेस ऑफ फार्मास्यूटिकल, दे जस्ट नीड टू एक्सेस डू इट वाया जस्ट वन प्लेयर. सो इट गिव्स यू लाइक 1 पॉइंट, इनका कोटेड था कि 1.2 मिलियन फार्मेसी का एक्सेस मिल जाएगा फॉर जीना सीको. एंड इनका ग्रोथ रेट गाइडेंस भी मोर देन अराउंड 25-30% है. रिसेंटली दे हैव ऑलरेडी बीन ऑन अ वेरी हेवी एक्विजिशन spree, and now Yash will cover a few other segments. Okay, so we'll get on with diagnostic space. तो diagnostic space में basically जो faster growing companies हैं, there is company like मतलब Metropolis है जहाँ पे growth coming back again. Thyrocare है which has been consistently growing well from past I think 1 year or so. Vijay Diagnostic में it's more of a regional player जहाँ पे एक मतलब अच्छी growth आ रही है. There is another regional player जहाँ पे growth revival is we are seeing is Suraksha Diagnostic. So this is one of the newly listed companies जहाँ पे we are seeing very मतलब very good growth and also उनके margins are also really very strong. और इसमें if we see कि मतलब इनमें why is the growth coming back, सबसे पहले तो post COVID यहाँ पे there was a lot of capital chasing this industry. और इसमें because of that capital chasing happening, a lot of companies were into price competition. So in general if you see this is very highly मतलब competitive space और इसमें there is not that much of a moat to get into basic kind of a test laboratory kind of setup जहाँ पे there is usually a higher competition, वहाँ पे unorganized players भी ज़्यादा होते हैं and उस कारण से यहाँ पे काफ़ी capital chasing हुई to show better growth, price wars भी हुई but that slowly and steadily is going off from past 1.5 year. इसमें there मतलब प्लेयर्स में कंसोलिडेशन हो रहा है, प्राइस वॉर इज स्टॉपिंग. इवन लालपत लैब इन देयर कॉन कॉल हैव बीन मेंशनिंग कि प्राइस वॉर काफ़ी स्टेबल हो गया है वेयर लालपत लैब हु मतलब जो मोस्टली थोड़ा सा प्रीमियम चार्जेस थे, द प्राइजेस ऑफ अदर प्लेयर्स आर कमिंग इन लाइन विद लालपत लैब विच इज शोइंग कि बाकी प्लेयर्स की जो प्राइसिंग है इज इम्प्रूविंग विच इज ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू देयर रेवेन्यू ग्रोथ. So this is the primary growth driver that is currently happening in the industry. और इसमें basically एक shift is coming up of newer therapies. So इसमें basically the mix shift is also happening जहाँ पे बहुत सारी companies like even Metropolis they are getting into genome testing. There's even Thyrocare में basically जो this is more of a B2B वाला play where they are more into B2B large scale testing setups where जहाँ पे इनको टियर 2 टियर 3 स्पेस में भी दे आर गेटिंग बेटर ग्रोथ बेसिकली. और फर्दर मोर वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग प्लेज हैपनिंग इन डायग्नोस्टिक स्पेसेस यहाँ पे GLP-1 एज अ मतलब कैटेगरी में भी लॉट ऑफ प्लेयर आर ट्राइंग टू ब्रिंग न्यूअर टेस्ट किट्स. तो मतलब इसमें टाटा एमजी, थायरोकेयर, इवन प्लेयर्स लाइक मेट्रोपोलिस, ये सब एक GLP टेस्ट किट दे आर प्रिपेयरिंग जिसमें वन कैन मे बी बाय द टेस्ट किट और उसमें GLP रिलेटेड जो भी टेस्ट होते हैं. सो वन ऑफ द ट्रेंड्स दैट हैव बीन सीन इन ग्लोबल सिनेरियोज आल्सो जहाँ पे देयर आर लॉट ऑफ ब्लड टेस्ट दैट इंक्रीजेस फॉर अ पेशेंट, दोज आर मूविंग इनटू GLP-1 कैटेगरी.
तो दोज आर सम प्रिवेंटिव ब्लड टेस्ट दैट हैपेंस बिकॉज GLP-1 में काफ़ी सारे बेसिकली देयर आर आल्सो लॉट ऑफ साइड इफेक्ट्स दैट हैपन बिकॉज ऑफ GLP-1। अब वो GLP-1 के साइड इफेक्ट्स को कैटर डाउन करने के लिए जो फिजिशियंस होते हैं दे प्रिस्क्राइब अ लॉट ऑफ ब्लड रेगुलर काइंड ऑफ अ ब्लड टेस्ट which are related to the volume growth that might come up in future because जैसे-जैसे GLP-1 में रिसेंटली सेमाग्लूटाइड का पेटेंट हैज़ एक्सपायर्ड, तो उसके कारण वॉल्यूम ग्रोथ ऑफ यूसेज ऑफ GLP-1 एज़ अ कैटेगरी कैन गो अप। सेमाग्लूटाइड का वॉल्यूम ग्रोथ बिकॉज़ ऑफ द प्राइस ड्रॉप, बिकॉज़ ऑफ कमिंग इनटू द जेनेरिक्स विल कम अप। तो यहाँ पे one of the beneficiary second order effect industry can be this diagnostic space जहाँ पे they can see an additional volume growth into their GLP kits वाला segment basically. So this is on a broader scheme of things what is happening with diagnostic space। और इसमें अगर कंपनी गाइडेंस की बात करें तो प्लेयर लाइक डॉक्टर लालपत लैब जो कि FY26 में अराउंड 11 to 12% टाइप ग्रोथ की बात कर रहे हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट कि देयर ग्रोथ कैन बूस्ट अप इन नेक्स्ट ईयर अराउंड 13-14, मतलब मिड टीन्स के आसपास उनको ग्रोथ आ सकती है। देन देयर आर प्लेयर्स लाइक मेट्रोपोलिस जो कि 12-13% ऑर्गेनिक ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं। एडिशनल इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटीज दे आर ऑल्सो लुकिंग अप जहाँ पे दे कैन बूस्ट अप देयर ग्रोथ रेट्स गोइंग फॉरवर्ड लाइक इन FY27-28। इवन थायरोकेयर इज टॉकिंग अबाउट मिड टीन्स ग्रोथ रेट और मेंटेनिंग देयर मार्जिन्स। सो इनको 12 से 15% अगेन दे आर टॉकिंग अबाउट कि दे कैन हैव अ revenue growth in terms of volume increase plus a little bit of value increase जहाँ पे थोड़ा सा price hike can take in the tests that they are doing basically। और like Vijaya Diagnostic and Suraksha Diagnostic are talking about on a smaller base basically they are talking about 15 plus percentage of growth rates, while Suraksha Diagnostic have been guiding about like higher margin, but because of some headwinds उनके margins they are now guiding around 31 to 32% and 1 to 2% improvement going forward in FY27 and 28। तो और इनको they are also launching this genome testing वाला vertical। इसमें दे आर टॉकिंग अबाउट ऑलमोस्ट 40 करोड़ के आसपास का ग्रोथ रन रेट की बात कर रहे हैं लोग कि 40 करोड़ के रन रेट पे दे विल गेट टू रीच अराउंड FY27। सो दिस इज व्हाट अबाउट द दिस पर्टिकुलर डायग्नोस्टिक स्पेस। अब इसमें अगर 3B ब्लैक बायो की बात करें विच इज़ वेरी नीश डायग्नोस्टिक स्पेस, दिस इज़ नॉट लाइक द लेबोरेटरीज दैट मतलब मेट्रोपोलिस और थायरोकेयर विजय डायग्नोस्टिक ये सब जो कंपनीज है, इट इज़ नॉट लाइक दैट। अनलाइक इट इज़ द बेसिकली एक्चुअल मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक किट्स दैट दे प्रोवाइड टू देयर कस्टमर्स। सो ये मॉलिक्यूलर लेबोरेटरीज हैं एंड इनके कोर बिजनेस में दे आर ग्रोइंग अराउंड 12% ऑन एन YoY बेसिस। एंड लाइक इस स्पेस में अगर 3B ब्लैक बायो की अपन बात करें तो 3B ब्लैक बायो एक प्योर प्ले मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक स्पेस में है विच इज इनटू R&D एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दोज ड्रग्स विद देयर कस्टमर्स दैट दे डू, and they hold almost like 12 to 15% kind of market share in this 400 to 500 crore Indian TAM that they have। और इसमें बेसिकली द फ्यूल इज कि दे हैव अ ग्लोबल फुटप्रिंट ऑलमोस्ट 70 प्लस कंट्रीज में, दे हैव 600 प्लस कस्टमर्स एंड दे द बिजनेस मॉडल इज काइंड ऑफ स्केलेबल, अ यूनिक बिजनेस मॉडल दैट दे हैव and also they have kind of high margin manufacturing economics that they have। और अगर इसमें बात करें दे व्हाट दे आर टारगेटिंग अराउंड इज 10 to 15% ग्रोथ रेट्स विच इज बेसिकली आउटपेसिंग द इंडस्ट्री ग्रोथ रेट्स ऑफ 8 to 10%। एंड मतलब इनका बिजनेस मॉडल सिंपल से समझें तो दे आर नॉट अ B2C कॉम्पिटिटर टू लैब्स, दे आर B2B टेक्नोलॉजी सप्लायर इनेबलिंग द वैल्यू लेडर। बेसिकली जो मतलब दे आर समवेयर इन द स्पेशलाइज्ड लेबोरेटरी सेगमेंट दैट इज देयर, नॉट इनटू दिस सिंपलिस्टिक लेबोरेटरीज वाला सेगमेंट जो है। एंड दे आर ऑल्सो डूइंग सम स्ट्रेटेजिक M&A जहाँ पे इनने अभी कॉरिस बायो कंसेप्ट बेल्जियम बेस्ड कंपनी है उसका एक्विजिशन किया था to expand in vitro and rapid testing। So this is what is there with the 3B Black Bio basically। So with this let's get on with the this CDMO companies that are there। अब CDMO space में देखें तो there are very fast growing companies right now जैसे Equitas Chemicals which was in past like was known by ME Organics। इसमें primary growth driver देखें तो it's from the molecule called darolutamide जो Nubeqa नाम के ड्रग से it gets sold off। or if we see this even this is the drug that is being marketed by Bayers।
सो इवन बेयर्स के लिए दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग ड्रग्स एट दिस पॉइंट इन टाइम। और रिसेंटली उनमें बेयर्स ने पोस्ट देयर रिजल्ट्स ऑल्सो, दे हैव अपग्रेडेड देयर गाइडेंस फॉर न्यूबेका स्पेस। न्यूबेका इज अ ड्रग विच इज़ ड्राइविंग रियली फास्ट ग्रोथ राइट नाउ फॉर एक्विटास केमिकल्स। एंड प्राइमरी इनका सीडीएमओ में इफ़ वी सी कि सीडीएमओ के कारण इनका ग्रोथ पेस देखें तो इन Q3 43% के आसपास की ग्रोथ इन रेवेन्यू वाज देयर, एंड मार्जिन्स हैव शॉट अप रियली वेल फॉर देम, जहाँ पे इन्हें अपनी मार्जिन गाइडेंस दे हैव रिवाइज्ड ट्वाइस in the same year, because the offtake of this particular drug is really strong in CDMO. Almost 133% की PET growth they have particularly seen. Or this is what is happening in basically Equitas Chemicals. They are also into various other verticals also, जिसमें and they do other pharma intermediaries और केमिकल्स, बैटरी केमिकल्स वगैरह वाली स्पेस में भी हैं। बट द कोर पार्ट दैट इज़ ड्राइविंग द बिजनेस हियर इज़ द सीडीएमओ स्पेस, जहाँ पे लोग गाइड कर रहे हैं ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 years दे कैन रीच अराउंड almost 1,000 crore of CDMO sales, जहाँ पे majority of the portion would be contributed through this darlutamide intermediary supply that they are doing. और इसमें if we see कि there is another company in the that is being जिसमें कि growth is coming up because of this particular drug is Naveen Fluorine. तो नवीन फ्लोरिन में भी जो CDMO स्पेस है, दे आर द इन दैट CDMO स्पेस, वहाँ पे ये लोग उस पर्टिकुलर ड्रग के सेकेंडरी सप्लायर है। सो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग फॉर दिस एक्विटास केमिकल्स एंड नवीन फ्लोरिन। अब इसमें इफ वी सी देयर आर कंपनीज लाइक इवन साई लाइफ साइंसेज विच हैज़ अ वेरी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ CDMO vertical, and one of the only pure play CRDMO companies that is there in the whole CDMO space in the at least in the listed universe right now. And the other that is one of the pure play CRDMO space is Anthem Biosciences, which has very high margins, around 40% types margins that they have. साई लाइफ के वहीं पे अगर मार्जिन्स देखें आर अराउंड 28 to 30%। even in Q3 इनके numbers were really strong, जहाँ पे 26.5% was the revenue growth, and 86-87% was the PAT growth for the company. और the CDMO business is the core driver of this business basically. Then if we see other companies in CDMO, CMO, वहाँ पे Bluejet है, Newland है, they are into a particular molecule for with the innovator called Esperion. अब वो एस्पिरियन में if we see कि मतलब the particular drug that was driving growth for them is currently in the inventory destocking kind of a scenario, जिसके कारण the growth in the recent quarters have not been that great for the company. तो so CDMO में मतलब यहाँ पे जो ड्रग कॉन्सेंट्रेशन का रिस्क है that had played out for these two particular companies right now. एंड इफ़ वी सी लॉरस लैब्स, तो मतलब लॉरस लैब्स में भी CDMO वर्टिकल इज़ डूइंग गुड, बट इस पर्टिकुलर क्वार्टर में द प्राइमरी ग्रोथ वाज फ्रॉम द अदर वर्टिकल्स बेसिकली, एंड नॉट प्राइमरली फ्रॉम द CDMO स्पेस फॉर दिस कंपनी। सो ये प्राइमरी जो फास्ट ग्रोइंग CDMO कंपनीज़ हैं वो ये हो गई। और जो डोमेस्टिक CMO कंपनीज़ हैं लाइक विंडलास, इनोवा, कैपटैप, इनमें भी दे आर सीइंग रियली गुड ग्रोथ। और विंडलास में बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन यूटिलाइजेशन ऑफ देयर इंजेक्टेबल्स कैपेसिटी एंड ऑल, दे आर सीइंग रियली मतलब वहाँ पे एक ऑपरेटिंग लीवरेज भी देखने को मिल रहा है दैट इज़ गेटिंग प्लेड आउट। उनके मार्जिन्स एक्स ऑफ अगर ईस ऑफ कॉस्ट देखें, दैट इज़ ऑल्सो बेसिकली इंक्रीजिंग फॉर द कंपनी। सो एंड इवन इन इनोवा कैपटैप, जहाँ पे इनकी जम्मू कश्मीर वाली जो फैसिलिटी है, वहाँ पे जैसे जैसे यूटिलाइजेशन इज इंक्रीजिंग, दे आर हिटिंग दैट ऑपरेटिंग लीवरेज फॉर दैट पर्टिकुलर फैसिलिटी, एंड they are targeting ki they can achieve really good numbers from this that new facility, as that is a very big particular that is a very big capex for the company that they have done, and now that is getting utilized for them. So this is what is happening in the CDMO CMO space. So there were companies जहाँ पे few are working with the innovators, or there are domestic CMO CDMO companies जो which are working with this generic producers, जिनमें की fast growth we are basically seeing. So post discussing this diagnostics industry, how the fast growth rate is there, और जैसे कि हमने CDMO space में भी समझा कि growth rates वहाँ पे कैसे faster है। नाउ लेट्स मूव ऑन एंड अंडरस्टैंड कि ये जो स्पेशलिटी सुपर स्पेशलिटी सेगमेंट है हॉस्पिटल्स में, जैसे कि प्लेयर्स लाइक डॉक्टर अग्रवाल आई केयर, रेनबो चिल्ड्रन, और जो नेफ्रो केयर है,
ये जो स्पेशलिटी सेगमेंट में काम करते हैं स्पेसिफिकली, दे आर नॉट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स लाइक नारायणा, अपोलो, कृष्णा, यथार्थ, ग्लोबल हेल्थ, इन सब की जैसे मल्टी स्पेशलिटी नहीं है, दे स्पेशलाइज इन वन सेगमेंट। जैसे डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल है दैट स्पेशलाइजेज पर्टिकुलरली इन आई केयर, रेनबो चिल्ड्रन है दैट स्पेशलाइजेज पर्टिकुलरली इनटू द पेडियाट्रिक सेगमेंट, नेफ्रो केयर है that is particularly inclined towards dialysis part of the business into the hospitals, where it a very unique business model जहाँ पे it's outsourcing play for a lot of even private players. Basically they even the private players come up and collaborate with Nephro Care in terms of outsourcing their dialysis services. They also do public private partnerships also, like PPP partnerships. They also does that into their business, or they are very significant player in terms of, if we consider only the dialysis segments. They are one of the top 5 players in Asia, if you say so. And they have very strong operations in countries like Uzbekistan and other geographies जहाँ पे इनके international operations are also kicking in very really well. एंड दे आर एज दे आर रैंपिंग अप, इनके मार्जिन्स भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो रहे हैं। जैसे कि इनके इंडिया ऑपरेशन से द मार्जिन्स एंड वर्किंग कैपिटल डेज एज कम्पेयर टू इंडिया ऑपरेशंस, दे आर इवन बेटर इन इंटरनेशनल ऑपरेशंस, जहाँ पे दे आर उनका पेबैक पीरियड भी छोटा होता है। द पेबैक पीरियड इज स्मॉलर, वर्किंग कैपिटल साइकिल स्मॉलर फॉर देम, और वहाँ पे इन सम केसेस थोड़े थोड़े मार्जिन्स भी बेटर होते हैं इन टर्म्स ऑफ कंसिडरिंग कंपेयरिंग इट विथ इंडियन ऑपरेशंस। तो नेफ्रो केयर अभी इसमें देखें तो इट्स ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ मार्केट कैप कंपनी। इट्स अ रिसेंटली लिस्टेड कंपनी, और इसमें अभी रिसेंटली इन द करंट क्वार्टर 31% टाइप revenue growth they posted, and almost 60% PAT growth was there for the company. अब the primary driver for the revenue growth in this for the company like Q3 में जो इनका inflection point था, you can call this as inflection point, क्योंकि इनका EBITDA almost 43% से grow हुआ, and इनके margins after a very long time has on an adjusted basis have reached almost 24% types margin business this has become। और एडजस्टेड लेवल पे इनका पैट देखें, बिकॉज दे आर डूइंग सम ऑफ द एक्सपेंशन साउथ अफ्रीका ऑल्सो, तो वहाँ पे दे आर एक्सपेंडिंग सम मनी, तो उसको एडजस्ट ऑफ करके देखें तो ऑलमोस्ट 71% की पैट ग्रोथ है इन Q3, वेयर दे हैव डन मतलब ऑलमोस्ट 34 करोड़ टाइप पैट रन रेट पे है, विच वाज अ वेरी गुड क्वार्टर फॉर देम। And even on a 9-month basis देखें तो their ROC has improved by almost 600 bips to almost 24.7% on an annualized basis. They are doing 24-25% kind of ROC basically. So this is a very niche segment where they are into operations in India as well as countries like Philippines, Uzbekistan, Nepal, Saudi Arabia. ये सब कंट्रीज में दे आर ऑपरेटिंग, और वहाँ पे इनको एक इंटरेस्टिंगली फास्टर ग्रोथ आ रही है। दे आर ऑल्सो गाइडिंग कि हम वी कैन बी एबल टू डू ऑलमोस्ट 15-20% टाइप्स ग्रोथ इन द नेक्स्ट 3 to 4 years। मार्जिन्स यहाँ से इधर स्टेबल होंगे या फिर इट विल इवन ग्रो बिकॉज ऑफ द ऑपरेटिंग लीवरेज दैट दे आर डूइंग। सो दिस बिजनेस इज मोर मतलब नेफ्रो केयर आप एज अ बिजनेस मॉडल देखोगे, इट्स मोर लाइक अ डायग्नोस्टिक स्टाइल काइंड ऑफ अ बिजनेस मॉडल, जहाँ पे they are doing operations on their own. They are also partnering with the private sector hospitals. They are also doing some public private partnerships into this dialysis network that they have. So this is about nephro care। एंड इसमें अगर अदर स्पेशलिटी सेगमेंट में जाए तो देर इज रेनबो चिल्ड्रन। इसको भी देर वाज अ डिसेंट ग्रोथ फॉर द कंपनी, लाइक वेरी लाइक करेंटली इट इज़ इन एन एक्सपांशन फेज। उसके कारण इनका रेवेन्यू ग्रोथ इज स्लोअर, क्योंकि इन द न्यूअर फैसिलिटीज दे हैव सेटअप, newer hospitals that they've set up, वहाँ पे utilization is really low at this point in time. So some hit has been come up in even in the EBITDA margins, but some hit has come up in the EBITDA margins for the company. But interestingly, there is one segment for the company that is doing really well for them. It is really small, but that is kind of an optionality for the company, जैसे कि and then that is into the IVF space that they have ventured recently. So Rainbow Children recently इनका IVF business has scaled to almost 4% of revenue, जो कि have done better than what they have started in the past into women's wellness, एक butterfly business करके they have started, which is in still early 1% kind of a revenue. And management see a very good scale potential into this IVF space, क्योंकि इनके लिए एक natural integration था to come up in this particular space basically,
जहाँ पे दे आर इनटू आईवीएफ, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, एनआईसीयू, पेडियाट्रिक केयर, ये सब इनके लिए एक नेचुरल इंटीग्रेशन था। सो सिमिलरली दे हैव वेंचर्ड इनटू आईवीएफ व्हिच इज़ इन अ वे यू कैन से कि इज़ काइंड ऑफ एन बैकवर्ड इंटीग्रेशन फॉर दैट पर्टिकुलर बिज़नेस मॉडल दैट दे आर इन। और इसको एक इफ वी सी इन द बिज़नेस फ्रेमवर्क व्यू, तो इट इज़ नॉट इवन मार्जिन डाइल्यूटिव फॉर देम। Margins are in line with the current operations of the company. So this can be an interesting space क्योंकि IVF as a micro group भी देखें तो in IPM itself it is also growing really fast. So almost 15-16% kind of IPM growth that one can see in IVF space. So it's a very micro niche that is there into the healthcare space. और वहाँ पे भी one can see a very strong growth potential for a lot of companies into the healthcare space that is there. Which we'll discuss even in the APN formulation side, जहाँ पे IVF में there are some players which are trying to come up with their newer businesses into that particular space. So फिर इसमें next business देखें तो there's business called hospitals called Dr. Agrawal Eye Care, which is also showing really strong growth, almost 22% kind of revenue growth and 66% kind of PAT growth that is coming for this. So in Dr. Agrawal Eye Care is basically one of India's oldest and most established eye care and chains in the country. अब इसमें their operations have scaled pretty well in this quarter, मतलब 25, 24, 25% types revenue growth और उसमें PAT growth is almost 66%. इसमें their 9-month trajectory is also really good, जहाँ पे in 9 months they are doing almost 350 crore types PAT revenue and 53 crore types PAT for this year. और like capex intensity is also currently high for them. मतलब H1 में almost 44 crores का capex they have done and उनका capital work in progress currently almost 155 crore के आसपास है. तो operating cash flow has also improved for them even though they are into this capex mode expanding their operations. Almost 66.5 crores का इनने they have generated operating cash flow also in H1 of FY26. Or the key catalyst for this particular business was the proposed amalgamation of Dr. Agrawal's healthcare into the listed eye hospital entity is one of the single most important event that happened. और पोस्ट मर्जर क्या हुआ है कि इन्वेस्टर्स को दे आर एबल टू गेट अ डायरेक्ट एक्सपोजर टू दिस फुल 272 फैसिलिटी नेटवर्क. This also has some Africa operations that are there, and also like it is the complete growth engine of India's one of the largest eye care chain that is there. So this is about this particular business that is into this super specialty segment and also growing really fast. अब इसमें अपन नेक्स्ट टाइप ऑफ बिजनेस पे आए तो देर आर दिस फार्मा एपीआई प्लेयर्स, जहाँ पे अ फ्यू ऑफ देम आर सीइंग रियली गुड ग्रोथ एंड देर आर अदर प्लेयर्स जहाँ पे लाइक देयर वाज एक्सपेक्टेशन ग्रोथ बेटर होने के क्योंकि एपीआई प्राइसेस वर इम्प्रूविंग, बट अगेन देयर वाज सम सप्लाई चेन इश्यूज एंड ऑल, तो उसके कारण देयर एपीआई प्राइसेस अगेन कॉन्ट्रैक्टेड बेसिकली. So there is this player called VS Scientific. So previously it was named by Sequent Scientific. ये animal APIs में was one of the very significant players and have seen wild swings because of the demand and pricing of these animal APIs have gone really turbulent in the past times. But right now what they have done कि ने VS Life Science करके they have acquired a business जहाँ पे द VS लाइफ साइंस पर्टिकुलर बिजनेस वाज इनटू ह्यूमन एपीआईज और इसके कारण आफ्टर द डीमर्जर ऑफ सोलारा जो कि ह्यूमन एपीआईज में था, दे अगेन एक्वायर्ड दिस पर्टिकुलर बिजनेस कॉल्ड VS लाइफ साइंस व्हिच इज इन टर्म्स ऑफ बिजनेस क्वालिटी इज अ बेटर बिजनेस देन व्हाट सोलारा वाज, क्योंकि VS लाइफ साइंसेज में देर आर वेरी स्मॉल नीश सेगमेंट्स और इनके पास थोड़ी थोड़ी CDMO कैपेबिलिटीज भी हैं विच दे कैन लाइक लेवरेज अपॉन गोइंग फॉरवर्ड. Or they can there are a lot of synergies between Sequent Scientific and VS Life Sciences जहाँ पे like even VS का R&D they can use for manufacturing of animal API या फिर for Sequent का R&D they can use for human APIs. So there are a lot of synergies in both of the business and those synergies are also getting seen in the numbers जहाँ पे इनके VS Scientific has shown almost like 10% kind of revenue growth. So this synergies can also be is also visible in the numbers जहाँ पे revenue growth almost 10% की दिखाई है
एंड फॉर द लास्ट 2 क्वार्टर्स इनका जो ऑपरेटिंग मार्जिन है दैट इज़ ऑलमोस्ट लाइक 20.5% व्हिच वाज़ इन द रेंज ऑफ 11.8%। सो ये जो मर्जर है इसके कारण लाइक द EBITDA मार्जिन्स ऑफ द कंपनी हैज़ एक्सपांडेड क्वाइट वेल बेसिकली। और इनका जो इफ यू सी कि पैट ग्रोथ इज़ रियली गुड right now, there was some one-off expenses for the company. X of that, the PAT growth has been really good. Like there was almost 41 crores of one-off expenses due to this merger that came up in the P&L. अगर X of that देखें तो the PAT growth was really good और operating profit growth was almost 76% on a YOY basis in this particular quarter. So the benefits of this merger is getting seen in the numbers also. अब आरती ड्रग्स की बात करें तो आरती ड्रग्स में द नंबर्स लाइक अराउंड H1 ऑफ FY26 द नंबर्स स्टार्टेड टू इम्प्रूव अ लॉट। सो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट बिजनेस, इसमें आरती ड्रग्स देखें तो आरती ड्रग्स वाज वन ऑफ द कंपनीज जिसमें लाइक मार्जिन्स स्टार्टेड टू इम्प्रूव इन H1 ऑफ FY26। बट व्हाट अगेन हैपन कि इसमें लाइक मे बी द डंपिंग फ्रॉम चाइना रीस्टार्टेड और समथिंग लाइक दैट माइट हैव हैपेंड, जिसके कारण इनके ग्रॉस मार्जिन्स अगेन रिड्यूस फॉर द कंपनी। ये एपीआई प्राइसेस की वॉलेटिलिटी वापस से इनके बिजनेस में दिखने लग गई व्हिच हैड स्टार्टेड टू इम्प्रूव इन लाइक जून एंड सितंबर क्वार्टर, which was also visible कि इनके ऑपरेटिंग मार्जिन्स went to almost 13% from 11-12%, almost 13% तक इनके EBITDA मार्जिन्स चले गए थे। Where right now they are in December they have done almost 9.2% kind of margin. So इनका PAT growth had been really impacted because of this margin decline that came up suddenly in the particular quarter. So आरती ड्रग्स में बेसिकली ये हो रहा है। आरती फार्मा लैब्स देखें तो इट्स नाउ बिकमिंग मोर ऑफ अ सीडीएमओ प्ले रेदर देन एन एपीआई प्ले। और ये एपीआईज में भी काफ़ी नीश सेगमेंट में काम करता है। लाइक इन एपीआईज it is more into the oncology part of the APIs that it does, and like more particular concrete part of the growth trigger that is there in Aarti Pharma Labs, as we have discussed in the past also, कि इसमें CDMO business they are trying to move up from like 8 to 10% of the revenue to almost 20 to 30% of the revenue in the next 2 to 3 years. So that is what the particular growth trigger when I have to keep watch on that कि क्या इनका API business is able to grow at that particular pace. So this is what is happening in Aarti Pharma Labs. और यहाँ पे there is one very small company that is there by the name of Beta Drugs. So Beta Drugs, they are kind of like a CMO CDMO player for this generic oncology players that are there, such as Intas, such as Glenmark, that are into oncology formulations. तो ये Beta Drugs उन लोग के लिए it does CMO CDMO business. It is also into export business, and also they have their own domestic branded business, जहाँ पे one of the only players जो कि are backward integrated into oncology APIs also. So they are completely backward integrated, and now they are also expanding their capacity towards intermediary side of the things, and only for the key starting material like the KSM that is there, they are dependent for the Chinese imports in that. Other than that, they are completely backward integrated into their business. Also, in terms of newer therapies that they are getting into, their new therapy that they got into in the past was the dermatology segment. अब dermatology segment में the growth has been really good on a low base. और recently they are trying to get break even into the dermatology business. और also one of the interesting part कि इन IVF therapies में if they have done one of the acquisition. So one of the other interesting part in this business is they've acquired a new business that is into IVF therapy. अब वो IVF में is they are targeting कि that business is currently at 12-13 to 14% kind of a margin business, but has the potential to get to almost 20 to 25% kind of a margin. So that is a very interesting acquisition that one can watch कि हाउ कैन दिस बी अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर दिस कंपनी में बी गोइंग फॉरवर्ड। और कैसे मतलब हाउ इन द पर्टिकुलर सेगमेंट of IVF, which is one of the fastest growing segment in IPM, can how they can basically scale this particular new therapy that they have tried to get into through acquisition. And also they have a very cash rich balance sheet.
इन द पर्टिकुलर क्वार्टर इनका जो ग्रोथ है इन द पर्टिकुलर ईयर इनके ग्रोथ गाइडेंस दे मिस्ड आउट फ्रॉम ग्रोथ गाइडेंस बिकॉज ऑफ the API pricing and all that got impacted because of higher commodity prices. पर द की ट्रैकेबल is कि इनका FY 27-28 में जाके कैसे ग्रोथ रेट्स कैन इम्प्रूव बेसिकली बिकॉज ऑफ द न्यू एक्विजिशन बिकॉज ऑफ द न्यू थेरेपीज गेटिंग इनटू ब्रेक इवन और जो बेस बिजनेस है उसमें ग्रोथ रेट्स कैसे वापस आ सकती है. देन कमिंग ऑन टू वन ऑफ द वेरी न्यूअर सेगमेंट जो कि इमर्ज हो रहा है लाइक सेनोरस फार्मास्यूटिकल्स. तो सेनोरस फार्मा जो है इसमें भी वन कैन सी अ वेरी गुड ग्रोथ इन दिस बिजनेस लाइक ऑलमोस्ट 70% काइंड ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ और 104% काइंड ऑफ पैड ग्रोथ. इनकी ग्रोथ गाइडेंस भी देखें फॉर FY 26. So that is almost around more than like 100% kind of a PAT growth and 50% kind of a sales growth, which they are anyways in on a 9-month basis are also outperforming that particular guidance. So and also in the API वाला जो part है उसमें they are making very high margins around 30% kind of a margin which is insane because they have their operations right into the US. तो US में इनकी they have the facility जिसमें दे डू द CMO CDMO फॉर कंपनीज लाइक मे बी सन फार्मा एंड ऑल जो कि फॉर द ड्रग दैट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड ओनली इन द US. और वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग सेगमेंट दैट द कंपनी इज इन दैट ऑल्सो वन ऑफ द अदर कंपनीज इज ऑल्सो स्ट्राइड्स फार्मा जो कि इस पर्टिकुलर सेगमेंट में है एंड लाइक अदर कंपनी लाइक ग्रैन्युअल्स and 2-3 other businesses are also there and like large pharmaceutical companies have also ventured into this particular space is called controlled drug substances. So controlled drug substances is basically where US government tenders those complex generic drugs to get manufactured in the US itself from the US FDA approved facility that are into the US. So on the same note, Ceneris, companies like Ceneris, Granules, Strides Pharma, they have their facilities that are into US that are US FDA approved and that does this particular business of controlled drug substances which are usually higher margin business because the US government or the entity that gives the tenders for this particular generic drugs tries to give higher margins for the businesses that are manufacturing that drugs into the particular geography so that there is a drive to manufacture those generic drugs into US itself rather than outsourcing it out to the countries like India or China maybe. So this is a very interesting newer space that is getting out in the healthcare space. और उसमें फिर फॉर्मुलेटर्स की बात करें तो सो नाउ कमिंग ऑन टू द अदर स्पेस इन द फॉर्मुलेटर्स एंड देन विल लाइक देन ओवर टू नमन फॉर द अदर पार्ट ऑफ द हेल्थ केयर स्पेस जहाँ पे इंटरेस्टिंग प्लेयर्स जहाँ पे ग्रोथ रेट्स आर इम्प्रूविंग. तो इसमें लास्ट पार्ट देखते हैं फॉर्मुलेटर्स का. सो फॉर्मुलेटर्स जो फॉर्मुलेटर्स बेसिकली नॉट स्पेसिफिकली द फॉर्मुलेटर्स बट लाइक द डाइवर्सिफाइड फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो अलग अलग थेरेपीज में they are into a lot of other therapies जिसमें they make maybe the domestic branded drugs or the export branded drugs. So there these two segments that they does प्राइमरी उनमें डोमेस्टिक ब्रांडेड वाला सेगमेंट ज़्यादा बड़ा होता है जैसे कंपनीज लाइक एमक्योर फार्मा, कंपनीज लाइक मे बी ग्लेनमार्क, सन फार्मा. ये सब जो कंपनीज है दे आर वेरी बिग. इनमें कुछ पर्टिकुलर ब्रांड्स होते हैं विच हैव स्केल्ड रियली वेल. or what particular trend is driving into this for this diversified pharmaceutical players is कि they are moving on from this acute drugs to more chronic drugs. अब acute drugs क्या होती है? Acute drug is something like your जो फॉर एग्जांपल आइबुप्रोफेन होती है दैट इज़ लाइक कॉम्बी फ्लेम और हेडेक वाली जो मेडिसिन्स होती हैं या फिर डोलो 360 होती है. ये सब एक्यूट मेडिसिन्स होती है विच आर फॉर क्योर ऑफ सम एक्यूट डिसीजेस जैसे फॉर वायरल फॉर फीवर इन सब के लिए जो मेडिसिन्स होती है दैट आर एक्यूट थेरेपीज. और क्रॉनिक थेरेपीज में व्हाट आर द अदर डिसीजेस जैसे कि डिसीजेस लाइक डायबिटीज़ और लाइक एंटी डायबिटिक केयर वाली मेडिसिन्स. क्रॉनिक में बेसिकली कौन-कौन से काइंड ऑफ थेरेपीज़ आती हैं जैसे थेरेपीज़ लाइक जो 1 टू 6 मंथ्स जैसी होती हैं. फॉर एग्जांपल एंटी डायबिटिक वाली होती है. देन देयर आर थेरेपीज़ लाइक सो मोर ऑफ दिस शिफ्ट इज़ कमिंग फ्रॉम दिस एक्यूट वाला सेगमेंट टू क्रॉनिक वाला सेगमेंट
जहाँ पे जो आपका ड्यूरेशन ऑफ प्रिस्क्रिप्शन होता है इज़ मोर लाइक 1 टू 6 मंथ्स होता है या फिर 6 मंथ से ज़्यादा होता है, वर्सेस एक्यूट में वो 7 से 30 दिन के बीच में दैट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ड्रग ड्यूरेशन ऑफ प्रिस्क्रिप्शन जो है वो रहता है। नाउ मोर ऑफ द शिफ्ट इज़ कमिंग फ्रॉम ओवर द लाइक मतलब आप एफआई 22 के आसपास से देखेंगे तो एफआई 26 तक में दिस शिफ्ट हैज़ कम अप फ्रॉम जहाँ पे एक्यूट वाज़ ऑलमोस्ट 47%, chronic and subchronic combined maybe chronic segment was 33%, has now come down to like acute is now 44% और chronic और subchronic वाला जो segment है that has increased in the contribution. So 53% जो FY22 में था has now become 56% और acute वाला जो segment है from 47% has now become to 44% kind of thing. So काफ़ी सारे जैसे MK और Pharma हो गया, उनका कार्डियक वाला सेगमेंट इज़ डूइंग वेल व्हिच इज़ मोर इनटू द क्रॉनिक पार्ट ऑफ द वैल्यू चेन। और लाइक देयर इज़ सन फार्मा, उसमें भी दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्रेजेंस इन टर्म्स ऑफ इन अ लॉट ऑफ क्रॉनिक डिसीजेस। सो वो एक वैल्यू चेन शिफ्ट इज आल्सो गेटिंग सीन फॉर दिस प्लेयर्स। और इसमें भी सी कि किस प्लेयर में कैसी ग्रोथ आ रही है, तो एमक्योर इज बेसिकली लाइक शोइंग वेरी गुड ग्रोथ। इनका ऑलमोस्ट 20% टाइप टॉप लाइन ग्रोथ आ रहा है, ऑलमोस्ट 48% पैड ग्रोथ इज देयर। प्लेयर लाइक ग्लेनमार्क ऑल्सो शोइंग मिड टीन्स काइंड ऑफ अ ग्रोथ। क्वालिटी फार्मा में भी ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, लाइक 46% टॉप लाइन ग्रोथ एंड ऑलमोस्ट 87% काइंड ऑफ पैड ग्रोथ। लुपीन में जैसे बिकॉज ऑफ द न्यूअर थेरेपीज दैट आर डूइंग वेल फॉर द कंपनी, इसमें लाइक दे उनका डर्मेटोलॉजी में इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग होल्ड। और इंडिया डोमेस्टिक बिजनेस इज ग्रोइंग ऑलमोस्ट 10%। Gross margins have gone up by almost 420 bips for the company. इनका chronic segment almost 67% of the portfolio हो गया है। So these are the levers basically जिसके कारण they are even at a very higher base they are able to show almost 24% kind of a growth। और इन revenue 37% growth in PAT, जहाँ पे इनका margin expansion भी is very gross margin expansion is also very good। So primarily इनका जो gross margin has improved because of the overall product mix that is changing। और इनका basically lower share of licensed products that are there, and loss of exclusivity of products in India उस जिसको ये लोग कैप्चर कर पाएँ, उसके कारण इनके ग्रॉस मार्जिन्स हैव इम्प्रूव्ड। और इसमें दे आर ऑल्सो पार्टनरिंग विद गैन एंड ली फॉर बोफांग्लूटाइड के लिए लोग पार्टनर कर रहे हैं। चाइना की कंपनी, दिस इज गैन एंड ली, इज दिस इज अ फोर्टनाइटली GLP-1 ड्रग। और उसके लिए ऑलमोस्ट 11,000 प्लस स्ट्रॉन्ग सेल्स फोर्स दे आर डिप्लॉइंग, लाइक दे आर काइंड ऑफ अ मार्केटिंग पार्टनर फॉर दैट पर्टिकुलर ड्रग इन इंडिया। तो दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। और लाइक इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि ग्रोथ रेट्स कैसे, हाउ दे विल बी एबल टू इम्प्रूव दिस ग्रोथ रेट्स। सो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि ये जो ग्रोथ रेट्स काइंड ऑफ अ ग्रोथ रेट लुपिन इज शोइंग करंटली, कैसे ये लोग वो मेंटेन कर पाते हैं, हाउ दे आर एबल टू स्केल देयर न्यूअर थेरेपीज, क्रॉनिक में इनका मिक्स कैसे चेंज होता है, उसके कारण मार्जिन्स मेंटेन कैसे कर पाते हैं। दिस इज व्हाट वन हैव टू सी इन बिजनेसेस लाइक लुपिन। अब इसमें जैसे इफ़ यू टॉक अबाउट सन फार्मा, तो सन फार्मा हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेगेसी ब्रांड मोड दैट इज़ देयर, तो which they have consciously created to shift their mix towards the chronic segment by chronic segment basically by aggressively building out their legacy brands। और if we see इनका emerging market revenue has been highest ever for the company, almost 48% growth उनके emerging market business में आई थी, has gone to mid-teens kind of margins, almost 340 bips का improvement था इनके बिट्टा margins में। उनका इंडिया ब्रांडेड जेनरिक बिजनेस भी काफ़ी अच्छा ग्रो किया है। सो दैट इज़ देयर फॉर द कंपनी। और मतलब इनका जो इमर्जिंग मार्केट ग्रोथ है वहाँ पे मतलब मेन जो प्राइमरी ग्रोथ ड्राइवर फॉर दिस बिजनेस है, वो इनका इमर्जिंग मार्केट स्ट्रेटजी इज डूइंग रियली वेल। और इन लाइक दे हैव अचीव्ड हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रेवेन्यू, EBITDA एंड पैट, and business is now also become cash flow positive for them। So profitability is improving really for them। और इनका इंडिया मोमेंटम काफ़ी is really good basically if we see so। So this is what is happening with Sun Pharma। अब and there are other companies like Sanofi and all, ये भी इनमें growth rates are really good।
और Sudeep Pharma, it's a more similar business model, you can say, in terms of like what Ami Organic was. तो इन यहाँ पे भी they are also venturing into places like battery chemicals and all. तो that one has to see कि वहाँ पे इनके margins कैसे रहते हैं, how what kind of products that they are doing. तो सुदीप फार्मा थोड़ा सा उस बकेट में फिट होता है जहाँ पे दे आर मोर डाइवर्सिफाइंग देयर रेवेन्यू स्ट्रीम्स, not only to the pharma but also to the other emerging segments also. So this is all about the diversified pharmaceutical players that are there. And also like we have discussed कि diagnostic में क्या हो रहा है, हॉस्पिटल स्पेशलिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में कैसे ग्रोथ रेट्स आ रही है. एंड देर आर इन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में इवन लाइक आई केयर में आप देखोगे तो वहाँ पे इंटरेस्टिंगली GLP-1 की भी लाइक देयर इज टेलविंड्स ऑफ GLP-1 फॉर दैट पर्टिकुलर बिजनेस. लाइक इन पास्ट हमने एक बहुत ही डिटेल्ड थ्रेड भी लिखा था ट्विटर पे. वन कैन गो एंड रीड दैट पर्टिकुलर थ्रेड ऑन GLP, जहाँ पे GLP के देर आर लॉट ऑफ सेकंड एंड थर्ड ऑर्डर इफेक्ट्स दैट वन कैन सी. लाइक इन US देवर मतलब US में काफ़ी इंटरेस्टिंगली देवर impacts on a lot of skincare products because of use of GLP-1 your muscle like face gets loosen up. तो वहाँ पे बोटॉक्स का ट्रेंड काफ़ी चला था. तो देर आर लाइक मतलब कंपनीज लाइक बीटा ड्रग्स ऑल्सो वहाँ पे फेस लिफ्टर वाली जो डर्मा प्रोडक्ट्स होते हैं दैट दे आर मेकिंग. एंड तो एंड ऑल्सो देर इंटरेस्टिंगली GLP के कारण देर आर ट्रेंड्स लाइक डेंटल केयर में काफ़ी ट्रेंड्स आते हैं बिकॉज ऑफ GLP-1 टू लाइक पीपल यूजुअली स्पेंड मोर ऑन वेलनेस प्रोडक्ट्स. तो वेलनेस साइड पे एक इम्पैक्ट आ सकता है जैसे जैसे GLP का वॉल्यूम सेमाग्लूटाइड का वॉल्यूम विल इंक्रीज ओवर द पीरियड. सो दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि उसके कारण सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर इफेक्ट्स पूरे हेल्थ केयर एज ए इंडस्ट्री पे कैसे आते हैं. एंड देर आर लॉट ऑफ पार्ट्स जहाँ पे दैट कैन क्रिएट some kind of upside risk to the whatever estimates that we can come up to. So that will be a very interesting space to watch out, and one can go out and read that particular thread जहाँ पे हमने US में what kinds of second order third of order effects in US came up because of the extensive use of GLP-1 drugs in the particular country. और इस पे लाइक वी हैव आल्सो डन अ पॉडकास्ट विद मार्केट्स बाय जीरोधा जहाँ पे लाइक Shmohit has explained a lot in detail कि what kind of after effects or third order effects second order effects can be seen because of these drugs. So वो सारे ट्रेंड्स हमको कनेक्ट कर सकते हैं. लाइक वी कैन इजीली कनेक्ट दोज ट्रेंड्स कि इंडिया में वो कैसे प्ले आउट हो सकता है or what are the spaces to watch out in that. And now, so over to Naman for next set of industries that are particularly there. तो अब हम हमारे फाइनल 2 सेगमेंट्स के टुवर्ड्स जाएँगे, जहाँ पे हम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल डिस्कस करेंगे और मेडिकल इक्विपमेंट्स डिस्कस करेंगे. तो स्टार्टिंग विद दिस सेक्टर, व्हाट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में क्या इंटरेस्टिंग हो रहा है, तो द बिगेस्ट एक्सपेंशन इज कमिंग फ्रॉम अपोलो हॉस्पिटल्स एंड मैक्स, एंड द सेकंड बिगेस्ट एक्सपेंशन इज कमिंग फ्रॉम मैक्स हेल्थकेयर. सो यूजुअली मल्टी स्पेशलिटी या फिर कोई भी एक हॉस्पिटल चेन में एक्सपेंशन ऐसे होता है कि अब आप फर्स्ट एक माइक्रो मार्केट को क्रैक कर लो, वहाँ पे अपना ब्रांड बना लो, एंड देन यू एक्सपेंड टू द other correlated geographies. So in the case of Apollo and Max Healthcare, they have already built their mini market या geography में, जैसे Max has built in Delhi NCR and Apollo has built in Chennai South. So यहाँ पे अब बाकी ये दो कंपनीज और एक्सपेंड कर रही है फॉर टुवर्ड्स पैन इंडिया. सो नाउ यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नानावती मुंबई में भी आके मैक्स का हॉस्पिटल आ रहा है, मोहाली में 160 बेड्स का आ रहा है, एंड साकेत में भी दिल्ली में दे आर ब्रिंगिंग मोर हॉस्पिटल्स. So current bed capacity is like 4,900, and by FY28 they aim to bring it more than 6,000, and in the long term they wanted more than 8,000 bed capacity. Next, going towards Apollo, I think सबसे बड़ा कैपेक्स इंडस्ट्री में इनका ही हो रहा है. ओवरऑल इंडस्ट्री में अराउंड 18,000 ऑर्गेनाइज्ड स्पेस है, 18,000 बेड्स का एक्सपेंशन अनाउंस्ड है एज ऑफ डेट. सो अपोलो हॉस्पिटल का करंट बेड कैपेसिटी अराउंड 8,000 बेड्स का है, एंड विद इन लाइक नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स और मीडियम टर्म में इनका प्रोजेक्शन है कि दे वांटेड मोर देन 13,000 बेड्स. एंड मेनली इनके बेड्स आ रहे हैं दिल्ली डिफेंस कॉलोनी में, दे आर ब्रिंगिंग अप वन हॉस्पिटल, एंड पुणे में 400 beds capacity hospital, and life, or part of it phase 1 is going to go live in this quarter.
with of 75 beds. Coming towards the next company, Narayana Hrudyalaya. So Narayana is a hospital not just based out of India. It also has operations in Cayman Islands. Cayman Islands, I think they have roughly around 165 beds in Cayman Island. And recently they have also done an acquisition of Practice Plus Group in the UK. एंड अगर हम इनके बाकी डील देखें तो यहाँ पे ऑलरेडी दे हैव ऑपरेशनल बेड्स 5,900 कैपेसिटी एंड विद इन लाइक मीडियम टर्म में विद दे एस्पायर बाय FY 28 FY 29 दे वांटेड अबाउट दे एस्पायर टू ब्रिंग इट अबव 8,100 beds. So that is it with Narayana. And they also have insurance business. So insurance business mein they are currently burning in both India. They run that insurance business in India and Cayman Islands. But the growth rates are very fast in those segments. And it is expected कि like in 4 to 8 quarters या फिर by FY 28 तक वो एक break even types में पहुंच जाए. And looking towards next hospital, KIMS Hospital. So KIMS has already phased out this expansion. So KIMS is a hospital chain based predominantly from Telangana and Andhra Pradesh, and main base being Hyderabad. So यहाँ पे they have already expanded in Bangalore, they have expanded in Thane, and they are also focusing on expansion towards in Chennai, so of 300 beds capacity and that should come in like 2 years, 2 to 3 years. So that should come in 2 to 3 years. So KIMS में interesting ये है कि इनका जो brief expansion has already taken place. So इनका pre-opex वाला part already हो चुका है and lot of it has been greenfield because they are venturing into new cities. So it is to be seen how they set up the brand and gestation period कितनी जल्दी ये लोग cross कर सकते हैं in these new greenfield expansion. So among all the hospitals, इनका expansion has been most leveraged expansion. सो यहाँ पे हमने और भी हॉस्पिटल्स दिया है, ग्लोबल हेल्थ केयर एंड फोर्टिस, वो आप खुद चेकआउट कर सकते हैं. सो मेजरली सारी कंपनीज का इन अ मिक्स ऑफ ग्रीनफील्ड एंड ब्राउनफील्ड है, बट मेजर ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन किम्स का है. यहाँ पे एज वी डिस्कस कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जोग्राफी डिपेंडेंसी या रीजनल इंडस्ट्री है, तो यहाँ पे एक और मेट्रिक ये भी आप इनसाइट आप ये भी देख सकते हो कि जुपिटर लाइफलाइन को रिसेंटली BKC विच इज़ लाइक वन ऑफ द मोस्ट लैंडलॉक्ड parts of and influential part of Bombay, वहाँ पे इनको land parcel मिला है for expansion which is very difficult to get. So these are the key insight जो आप खुद या फिर आप और इसमें deep down कर सकते हैं. Another interesting trend which is happening in this industry is that यहाँ पे recently Narayana में they had in this quarter they grew their robotics division 35% robotic led surgery 35% quarter on quarter. So these robotic surgeries are more value accretive एंड इसमें मेडिकल इक्विपमेंट्स के भी यूसेस ज़्यादा रहता है. सो कमिंग टू द नेक्स्ट फाइनल सब सेक्टर विच इज़ ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट, एंड यहाँ पे वन ऑफ द मेजर कंपनीज लिस्टेड पॉली मेडिक्योर है. तो पॉली मेडिक्योर का मेजर बिजनेस इंटरनेशनल ड्रिवन बिजनेस है. रिसेंटली इन्होंने 2 एक्विजिशन किए हैं विच इज़ ऑफ पेंड्रा केयर एंड सिटिफ. तो द कंपनी हैज़ ऑलवेज फोकस्ड ऑन एक्विजिशन लेड ग्रोथ. तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग नीश डोमेन में इन लोग एक्विजिशन इनकी रहती है. सो लुकिंग एट the company from medical devices space, Polymedicure. So another interesting trend happening in this space is तो जो हम hospital bed expansion जो हम discuss करते हैं उसमें roughly around 50,000 to 1,50,000 rupees worth of per bed में आपका these medical equipments are used in some or the other way. Even in robotic surgeries, the usage of these medical devices is usually higher than the normal one, not the normal surgeries. So, and one of the faster growing segments of polymedicure is renal care, which is of kidney dialysis. Some part of growth is coming from tier 2 and tier 3 जो government का recently dialysis center expansion का था उससे आ रहा है, and वो थोड़ा आगे गवर्नमेंट डिपेंडेंट सेगमेंट भी है. सो यू हैव टू चेक दैट इंडिपेंडेंटली कि उसका एग्जीक्यूशन कैसे होता है, क्योंकि रिसेंटली उन्होंने वो डाउनग्रेड भी किया था FY 26 में, बट इट इज़ वन ऑफ द बेटर ग्रोइंग सेगमेंट्स फॉर द कंपनी. And the next strategy for the company is that they are shifting from low margin or low value products to and increase the mix of higher complex medical devices. And यहाँ पे recent 2 interesting acquisition company ने अभी किए हैं which is of Pendra Care and Citif. So and the Pendra Care is into cardiology which makes catheterization tubes. So it is for invasive imaging procedure for the heart and the veins usually. And the second one is of Citif. So यहाँ पे it is for orthopedic trauma expansion.
and unlocks the new geographies for the company. एंड यहाँ पे इन्होंने एक और एक्विजिशन किया रिसेंटली विच दे आर अबाउट टू क्लोज ऑफ आनंद मेडिलिंक विच इज़ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस. So they were to untap better distribution for these products which they have recently acquired in from the medtech space. So that's it from the fast growing healthcare companies. So let's move forward towards the conclusion. सो इन कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो हम लोग ये देख सकते हैं कि हमने डिफरेंट सब सेगमेंट्स ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और हेल्थ केयर इंडस्ट्री के देखे. देन वी सॉ द यूनिट इकोनॉमिक्स ऑफ इन डिफरेंट सब सेक्टर्स के क्या है. देन हमने ईच एंड एवरी सब सेक्टर से जाके फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज देखी और मैनेजमेंट्स की गाइडेंसेस देखी जो नमन और यश ने करा. एंड देन दे ऑल्सो डिस्कस दोज बिजनेसेस विद यू. आपको सबसे इंटरेस्टिंग कंपनीज इस रिसेशन प्रूफ सेक्टर में कौन सी लगी? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. एंड आपकी इस वीडियो से क्या की लर्निंग सी? ऑल्सो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. एंड ऑल्सो ड्रॉप अ वेलकम टू यश एंड नमन. विद दिस, जय हिंद.